सिद्धार्थ, जल्दी अपना रूम साफ करो, तुम्हें देखने लड़की वाले आने क्या वाले हैं। करूं क्या करूं क्या करूं? एक काम करता हूं, ये ब्लेजर हटा देता हूं। नहीं यार, लड़की वालों के सामने यही ब्लेजर पहन के जाऊंगा, तो ये तो मेरे काम का है। फिर क्या करूं? ये मोबाइल हटा देता हूं। नहीं यार, अगर रिश्ता फिक्स हो गया तो इसी मोबाइल से फोटो खींचूंगा, तो ये भी मेरे काम का है। फिर एक काम करता हूं, ये बुक हटा देता हूं। लेकिन अगर लड़की वालों ने रिजेक्ट कर दिया तो इसी बुक को पढ़ के आईएएस बन जाऊंगा। तो ये सारी चीजें तो मेरे काम की हैं। इसका मतलब ये सब तो मेरे लिए रिसोर्सेज है। लेकिन क्या आप जानते हैं रिसोर्सेज क्या होता है? इसीलिए आप फटाफट ये वन शॉट देखो, मैं तब तक लड़की वालों से मिलके आता हूं। अब इस चैप्टर की शुरुआत सबसे पहले हम रिसोर्सेज की डेफिनेशन से कर लेते हैं। ये क्या कह रहा है? रिसोर्स क्या होता है? रिसोर्स उसको कहते हैं हर वो चीज जो हमारे एनवायरमेंट में अवेलेबल हो और जिससे हमारी नीड सेटिस्फाई होती हो, उसे रिसोर्स कहा जाता है। अब पेड़ जो है वो हमारे एनवायरमेंट में मौजूद है और साथ ही साथ उससे मेरी नीड सेटिस्फाई हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, पेड़ मुझे ऑक्सीजन देता है जो मुझे रेस्पिरेशन करने में मदद करता है। पेड़ मुझे लकड़ी देता है जिससे मैं फर्नीचर बना सकता हूं। पेड़ से मुझे फ्रूट्स और वेजिटेबल मिलते हैं जिससे मैं अपनी भूख मिटा सकता हूं। तो एक तो पेड़ हमारे एनवायरमेंट में मौजूद है और दूसरा वो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए पेड़ मेरे लिए एक रिसोर्स है। लेकिन क्या डस्ट हमारे लिए एक रिसोर्स है? जी नहीं, क्योंकि डस्ट हमारे एनवायरमेंट में तो मौजूद है लेकिन उससे हमारी कोई नीड सेटिस्फाई नहीं हो रही है। अभी नीड सेटिस्फाई नहीं हो रही है। हो सकता है आज से 15, 20, 50 साल बाद डस्ट से भी कोई काम निकल आए। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा बताया गया है कि रिसोर्स उसको कहा जाता है जो कि टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हो, यानी कि उस रिसोर्स को यूज करने की हमारे पास टेक्नोलॉजी मौजूद होनी चाहिए। मेरा आप लोगों से एक सिंपल सा क्वेश्चन है। आप लोगों को पता होगा कि आज हमारी कार से लेकर एरोप्लेन की बॉडी तक, अरे ये सब छोड़ो, हमारी टिफिन के अंदर पैक रोटी तक, हर चीज एल्यूमिनियम के अंदर पैक हो रही है। तो ये एल्यूमिनियम कहां से आता है? एल्यूमिनियम धरती के अंदर एक पत्थर होता है जिसे बॉक्साइट कहते हैं, उससे एल्यूमिनियम निकाला जाता है। लेकिन क्या ये बॉक्साइट आज धरती के अंदर आया है? नहीं, हमेशा से मौजूद था। 1000 साल पहले, 2000 साल पहले, 3000 साल पहले भी वही बॉक्साइट धरती के अंदर मौजूद था। लेकिन आज से 3000 साल पहले वाले लोगों के पास उस बॉक्साइट से एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट करने की टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं थी, इसलिए उनके लिए बॉक्साइट एक रिसोर्स नहीं था। आज हमारे पास टेक्नोलॉजी है, इसलिए बॉक्साइट आज हमारे लिए एक रिसोर्स भी है दोस्तों। इसके अलावा क्या बताया गया है? इकोनॉमिकली फिजिबल, यानी रिसोर्स उसको कहा जाता है जिसको एक्सट्रैक्ट करने के बाद, निकालने के बाद आपका फायदा होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपने रिसोर्स को निकालने में 200 रुपए खर्च कर दिए और निकालने के बाद पता चला अरे ये तो 100 रुपए की कॉस्ट है इनकी, तो इसमें तो आपका नुकसान हो गया ना। तो रिसोर्स उसको कहा जाता है जिसको निकालने के बाद आपका फायदा हो दोस्तों। इसके अलावा रिसोर्स उसको कहा जाता है जो कि कल्चरली एक्सेप्टेबल हो, यानी कि आपकी कंट्री का कल्चर उसको एक्सेप्ट करता हूं। मैं एक छोटे से एग्जांपल से आपको बताता हूं। भारत पूरे देश के अंदर अल्कोहल का कंजप्शन बहुत ज्यादा होता है। ऑल्दो ये हार्मफुल होता है, मैं पहले ही बता दूं, लेकिन भारत के 2 ऐसे स्टेट हैं जहां पे अल्कोहल बैन है। एक है बिहार और दूसरा है गुजरात। क्या इनके लिए वो रिसोर्स नहीं है? क्या इनके पास अल्कोहल बनाने की टेक्नोलॉजी नहीं है? क्या ये लोग अल्कोहल बनाने के बाद फायदा नहीं निकाल सकते हैं इकोनॉमिकली? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उनका कल्चर उसे एक्सेप्ट नहीं करता है। तो बिहार और गुजरात के लोगों के लिए अल्कोहल एक रिसोर्स नहीं है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहले आपकी एनसीईआरटी के अंदर एक कोने में इस तरीके का एक बॉक्स बना हुआ है। इस बॉक्स में 4 कंपोनेंट है और ये बताए गए हैं कि चारों की चारों कंपोनेंट रिसोर्सेज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए एक एक करके इन सबको समझते हैं। सबसे पहला है नेचर। भाई आपके नेचर में रिसोर्सेज हो, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, दुनिया में एक कंट्री जिसका नाम है हैती, वो इतने अनफॉर्चुनेट लोग हैं कि उनकी कंट्री के अंदर उनकी नेचर में कोई भी रिसोर्स नहीं है। वहीं अगर आप गल्फ की कंट्रीज में चले जाओ, सऊदी अरेबिया, कतर, यूएई, इनके नेचर में कई सारा रिसोर्स मौजूद है जिसको बेच बेच के ये अमीर हो गए। दूसरे नंबर पे आती है दोस्तों टेक्नोलॉजी, कि आपके नेचर में रिसोर्सेज तो है लेकिन अगर आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं होगी उसको निकालने की तो वो रिसोर्सेज धरे की धरे रह जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया से अगर आप ईस्ट साइड जाओ तो आपको एक कंट्री देखने को मिलेगी जिसका नाम है वियतनाम। ऋतिक सर वहीं गए थे ना शायद अभी? हाँ, शायद वहीं गए थे। तो वियतनाम को अपनी वाटर बॉडी में खूब सारा क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल मिला जिससे आप पेट्रोल, डीजल, केरोसिन बना सकते थे। लेकिन किंतु परंतु वियतनाम के पास उस नेचर में क्रूड ऑयल तो मिल गया लेकिन उसको निकालने की टेक्नोलॉजी नहीं थी। उन्होंने भारत की कंपनी ओएनजीसी विदेश को कांटेक्ट किया कि आप हमारे बिहाफ में हमारी वाटर बॉडी से क्रूड ऑयल निकाल के दीजिए। तो यह इंपॉर्टेंट है कि टेक्नोलॉजी भी होनी चाहिए रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट करने की। तीसरी बात आ जाती है इंस्टीट्यूशंस, यानी कि आपकी कंट्री के अंदर इस तरीके के इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए जहां आप लोगों को ट्रेनिंग दे सको रिसोर्सेस को निकालने की,
रिसोर्सेज को यूज करने का आप नई नई टेक्नोलॉजी बना सको, इस तरीके के इंस्टीट्यूट्स होने चाहिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है ह्यूमन बींग्स। अगर आपके पास ह्यूमन बींग्स ही नहीं होंगे तो आपके रिसोर्सेज धरे की धरे रह जाएंगे। अब मुझे इलॉन मस्क का एक दिन फोन आता है, कहता है सिड सर, मैंने बोलो, कहता है मुझे मार्स के अंदर खूब सारा गोल्ड मिल गया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि मार्स से गोल्ड निकालेगा कौन? वहां पे ह्यूमन बींग्स ही नहीं है दोस्तों। तो रिसोर्सेस को सारी चीजें, चारों चीजें जरूरी होती हैं, तभी रिसोर्सेस को आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। यहां तक समझ में आ गया? अब आपकी बुक के अंदर क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स दिया हुआ है। इसको आपको ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा तो जानना आप लोग के लिए जरूरी है। तो हम अब रिसोर्सेस का क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं। सबसे पहले बाय ओरिजिन करने जा रहे हैं। ओरिजिन के हिसाब से रिसोर्सेस दो तरीके के होते हैं, एक होता है बायोटिक रिसोर्सेस और एक होता है एबायोटिक रिसोर्सेस। बायोटिक रिसोर्स उसको कहा जाता है जिसके अंदर जान होती है, जिसके अंदर लाइफ होती है। इसको याद रखने की मैंने आपको ट्रिक बना रखी है, प्लांट, PLANT, प्लांट। इसमें P का मतलब होता है प्लांट, छोटे छोटे पौधे। L का मतलब होता है लाइफ स्टॉक, यानी कि वो जानवर जिनको आपने डोमेस्टिकेशन कर रखा है, जिनको आपने पाल रखा है। फॉर एग्जाम्पल गाय हो सकती है, डोंकीज हो सकते हैं, वो उस तरीके के जानवर हो गए। इसके बाद आ जाता है वाइल्ड एनिमल्स। तो यहां पे लाइफ स्टॉक में तो आपने डोमेस्टिक एनिमल्स की बात कर ली, ए के अंदर आप जाते हैं आपके वाइल्ड एनिमल्स। उसके बाद आ जाता है एन, यानी कि नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन यानी कि वो पेड़ पौधे झाड़ियां जो इंसान के इंटरवेंशन के बगैर ही उग जा रही हैं, उसे नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं। और लास्ट आता है बड़े बड़े ट्रीज। तो ये 4-5 चीजें जो होती हैं ये बायोटिक रिसोर्सेस कहलाते हैं, क्योंकि इन सब के अंदर लाइफ है, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो लाइफ स्टॉक हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो नेचुरल वेजिटेशन हो, या फिर वो ट्री हो। अब हम आते हैं एबायोटिक रिसोर्सेस पे। एबायोटिक रिसोर्सेस उनको कहा जाता है जिनके अंदर जान नहीं होती है। इसको याद रखने की भी मैंने ट्रिक बनाई है, जो कि है रॉक्स। रॉक्स के अंदर आर से सबसे पहले आएगा रॉक, ठीक है, ओ के आएगा ऑयल, सी से आएगा कोल, के से आएगा केरोसिन और एस से आएगा सॉइल। तो ये जो आपके सामने 5 चीजें हैं ये एबायोटिक रिसोर्सेज हैं। ये हमारे लिए रिसोर्सेज तो हैं, लेकिन ये एबायोटिक है बिकॉज दे आर नॉन लिविंग। बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारी बुक्स में ऐसा लिखा रहता है कि सॉइल जो है वो बायोटिक रिसोर्सेज है, लेकिन दोस्तों ये बिल्कुल भी गलत है। सॉइल जो है वो एबायोटिक रिसोर्स है, आपको इसको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है सर, हमने रिसोर्सेज को पढ़ लिया ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। इसके अलावा क्या है? इसके अलावा है रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, यानी कि धरती के अंदर वो कितने रिसोर्स मौजूद हैं, क्या वो कभी खत्म भी हो सकते हैं। उसके हिसाब से आप दो तरीके से बांट सकते हो। पहला आता है रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज उनको कहते हैं जो रिन्यू हो सकते हैं, जो खत्म नहीं होंगे, उन्हें रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। आज मान लेते हैं कि मैंने छत पे सोलार पैनल लगा लिया और मैं उससे एसी चला रहा हूं। सर आपकी शक्ल देख के लगता तो नहीं कि आप सोलार पैनल अफोर्ड कर सकते हो, फिर तुम पर्सनल हुए। तो मैंने सोलार पैनल लगाया और मैं उससे खूब दबा के एसी चला रहा हूं। मेरे पड़ोसी आए गुप्ता जी, उनने मेरी कॉलर पकड़ ली, सिट सर। मैंने कहा क्या हो गया? बोले आप सारा सोलार एनर्जी खर्चा कर लोगे, हमारे लिए कुछ बचेगा ही नहीं। मैंने कहा गुप्ता जी चिल, क्योंकि सोलार एनर्जी एक रिन्यूएबल रिसोर्स है। आज भी है, कल फिर आएगा सन, परसों फिर आएगा सन। तो इसीलिए सोलार एनर्जी ऐसा नहीं होगा कि आज मैंने सारी यूज कर ली तो सब खत्म हो गई, आप लोगों के लिए बचेगी नहीं। तो इस तरीके के रिसोर्स जो बार बार रिन्यू हो सकते हैं, जिनके खत्म नहीं होने के चांसेस हैं, उन्हें रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं। सोलार एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी। इसके बाद आ जाता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस, यानी वो रिसोर्सेस जो हमारी धरती के अंदर लिमिटेड है, अब ये वापस से नहीं बन पाएंगे, तो इनको इस्तेमाल करना हमें बहुत कायदे से पड़ेगा, उसे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। इनके भी कुछ एग्जांपल दे देता हूं, जैसे कि कोल। क्या आपको पता है कोल कैसे बना? बहुत सारे स्वाम्पी यानी दलदली इलाके थे जिनके आसपास पेड़ थे। वो पेड़ धीमे धीमे करके गिर गए और उन दलदल के अंदर नीचे जाके जमा हो गए। धीमे धीमे करके उनके ऊपर मिट्टी आ गई और प्रेशर के कारण वो जो पेड़ थे, वो हीट और टेम्परेचर के कारण वो पेड़ कोयले में कन्वर्ट हो गए। तो आज जो आप कोयला देख रहे हो वो वंस अपॉन अ टाइम एक पेड़ हुआ करता था। तो आज से हजारों साल पहले एक पेड़ दलदल में गिर गया, हीट और टेम्परेचर के कारण, हीट और प्रेशर के कारण वो जो था पेड़ वो कोयले में कन्वर्ट हो गया। अब एक दिन ऐसा आएगा कि ये सारा कोयला हम निकाल लेंगे, फिर क्या होगा? इससे ऐसा ही एक और एग्जांपल है क्रूड ऑयल, जिससे हम लोग पेट्रोल, डीजल, केरोसिन बनाते हैं। क्या कभी आपने सोचा क्रूड ऑयल कैसे बनता है? आज से हजारों करोड़ों साल पहले कई सारे मरीन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे।
ये मरीन माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो थे वो समुद्र के अंदर थे और वो डूब गए, उनके ऊपर मिट्टी की लेयर आ गई और अगेन प्रेशर और टेम्परेचर के कारण वो डिकम्पोज हो गए और वो मरीन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्रूड ऑयल में कन्वर्ट हो गए। तो आज जो आप अपनी एक्टिवा में 20 रुपए का तेल लगा के गेड़िया मारने जा रहे हो, याद रखिएगा वंस अपॉन अ टाइम वो एक मरीन ऑर्गेनिज्म थे, यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे। तो ये हो गए दो तरीके के, एक रिन्यूएबल जो रिन्यू हो सकते हैं, एक नॉन रिन्यूएबल जो रिन्यू नहीं हो सकते हैं। इसके बाद आ जाता है हमारा रिसोर्सेस बाय ओनरशिप। इसमें सबसे पहला आता है इंडिविजुअल रिसोर्सेस, जो किसी एक इंसान का रिसोर्स हो, जिसका वो उसका एक आदमी उसका मालिकाना हक रखता हो। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे घर में कार होगी, कार तुम्हारे लिए एक रिसोर्स है क्योंकि उससे तुम्हारी नीड सेटिस्फाई होती है। एक दिन मैं आया, मैंने लल्ला लल्ला और मैंने तुम्हारी चाबी उठाई, गाड़ी में लगाई, मैं जाने लगा, तुमने कहा सिट सर क्या कर रहे हो? मैंने कहा ये रिसोर्स है, मैं यूज कर रहा हूं। तुम फिर मुझे कहोगे कि रिसोर्स जरूर है लेकिन ये सबका नहीं है, ये हमारा अकेले का है, ये इंडिविजुअल रिसोर्स है, इसको आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। तो इंडिविजुअल रिसोर्स वो होते हैं जिनका मालिक कोई एक व्यक्ति होता है। इसके बाद आता है कम्युनिटी रिसोर्स, यानी इस तरीके का रिसोर्स जो किसी कम्युनिटी का हो। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं कि मान लेते हैं कि मैं एक सोसाइटी में रहता हूं जो कि गेटेड सोसाइटी, यहां पे एक बिल्डिंग या दूसरी बिल्डिंग या तीसरी बिल्डिंग या चौथी बिल्डिंग या पांचवी बिल्डिंग या छठी बिल्डिंग, और ये एंट्री और एग्जिट का गेट है। बीचों बीच हमारी सोसाइटी के एक स्विमिंग पूल है। अब एक दिन तुम आए टॉवेल लपेट के, हाथ में बाल्टी लिए और दूसरे हाथ में मग्गा लिए, तुम गए स्विमिंग पूल के पास, तुमने बाल्टी डाली, तुमने ओम नमः शिवाय करके नहा लिया। मैंने कहा ये क्या कर रहे हो? बोले सर ये पानी है, रिसोर्स है, मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, नहा रहा हूं। लेकिन मैं अब आपको बता रहा हूं कि रिसोर्स तुम्हारा नहीं है, ये रिसोर्स मेरी सोसाइटी का है। तो इस तरीके के रिसोर्सेस को कम्युनिटी रिसोर्सेस कहते हैं, जो एक ग्रुप ऑफ पीपल ओन करता है। इसके बाद आ जाता है नेशनल रिसोर्सेस, यानी कि वो रिसोर्सेस जिसके ऊपर पूरे देश का हक है। जैसे हमारे देश के अंदर कई सारी बड़ी बड़ी नदियां जाती है, जैसे गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, ऐसी करके कई नदियां हैं हमारे देश के अंदर। ये देश का नेशनल रिसोर्स है, यानी इस नदी के ऊपर देश के सारे प्रदेशों का हक है, सारे स्टेट्स का हक है, चाहे उस प्रदेश से, उस स्टेट से वो नदी जाती हो या ना जाती हो। मैं एक सिंपल सी एग्जांपल बताता हूं। एक नदी है जिसका नाम है नर्मदा नदी, जो मध्य प्रदेश से होती हुई, महाराष्ट्र से होती हुई, गुजरात से होती हुई अरेबियन सी में चली जाती है। लेकिन इस नदी के ऊपर बनाया गया है सरदार सरोवर डैम, जिसके कारण इस नदी से जो बिजली बनती है वो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात के लोगों को मिलती है, साथ ही साथ वो राजस्थान के लोगों को भी मिलती है, क्योंकि नदी एक नेशनल रिसोर्स होता है। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग इंटरनेशनल रिसोर्सेस पे, यानी वो रिसोर्सेस जिसपे इंटरनेशनल कम्युनिटी का हक है, कोई एक कंट्री उसको क्लेम नहीं कर सकती। जैसे समुद्र, समुद्र सारी कंट्रीज का है, सारी दुनिया की कंट्रीज का है। जैसे स्पेस सारी दुनिया की कंट्री का है। आप ये नहीं बोल सकते कि सिर्फ इंडिया चांद पे जाएगा, जिसको जाना है, जिसके पास टेक्नोलॉजी है पहुंच जाए। फॉर एग्जाम्पल एटमॉस्फेयर, सबका है ये एटमॉस्फेयर, हर किसी को इसके ऑक्सीजन पे हक है। तो इस तरीके के रिसोर्स जो सारी कंट्रीज के होते हैं उन्हें इंटरनेशनल रिसोर्स कहते हैं। इसके बाद आ जाते हैं ऑन द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए इनको हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कौन सा, पोटेंशियल रिसोर्स। पोटेंशियल रिसोर्स उनको कहा जाता है कि इनके अंदर पूरा पोटेंशियल है, लेकिन अभी हम उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास उसका कोई ऑल्टरनेट होगा जो हो सकता है उससे सस्ता हो, उससे सिंपल हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इंडिया के वेस्ट में चले जाएं, गुजरात, राजस्थान जैसे स्टेट में चले जाएं, तो वहां सोलार एनर्जी और विंड एनर्जी का अथाह में पोटेंशियल है। लेकिन अभी हमें मालूम है कि वहां पोटेंशियल है, हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है उस पोटेंशियल को टैप करने की, लेकिन हम उससे इलेक्ट्रिसिटी नहीं बना रहे हैं, क्योंकि अभी हम कोयले से इलेक्ट्रिसिटी बना लेते हैं, अभी हम लोग वाटर हाइड्रो एनर्जी से इलेक्ट्रिक बना लेते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी से इलेक्ट्रिक बना लेते हैं। वो हमारे लिए ज्यादा चीप हो सकता है, ज्यादा सिंपल पड़ रहा हो। तो ऐसे रिसोर्सेज जिनके अंदर पोटेंशियल होते हैं उनको पोटेंशियल रिसोर्सेज कहते हैं। सेकेंड नंबर पे आ जाता है डेवलप्ड रिसोर्सेज, यानी कि इस तरीके के रिसोर्सेज जो आपके एनवायरमेंट में मौजूद हैं और आपके पास टेक्नोलॉजी भी है उसको यूज करने की, इनफैक्ट आप उसको यूज भी कर रहे हो, वो है डेवलप्ड रिसोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल क्रूड ऑयल, कच्चा तेल, जिससे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन बनाया जाता है। तो ये जो क्रूड ऑयल होता है दोस्तों, हमारे पास इसको धरती से निकालने का, क्रूड ऑयल को रिफाइन करके पेट्रोल, डीजल, केरोसिन बनाने का, और फिर उस पेट्रोल या डीजल से गाड़ी चलाने की हमारे पास टेक्नोलॉजी ना केवल मौजूद है, हम ये काम कर भी रहे हैं। इसलिए क्रूड ऑयल मेरे प्यारे बच्चों एक डेवलप्ड रिसोर्स कहलाएगा। इसके बाद आ जाता है दोस्तों स्टॉक रिसोर्सेस,
स्टॉक रिसोर्स वो होते हैं जिनको इस्तेमाल करने की अभी हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, अभी हमारे साइंटिस्ट लोग उसको स्टडी कर रहे हैं, कैसे उसको इस्तेमाल करें हम वो पढ़ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, वाटर में से हाइड्रोजन गैस को निकाल के आप हाइड्रोजन एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन अभी हम इस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, इसलिए हाइड्रोजन गैस वाले जो रिसोर्स है वो एक स्टॉक रिसोर्स है, क्योंकि अभी हमारे पास उसको यूज करने की टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिजर्व रिसोर्सेज। रिजर्व रिसोर्सेज उनको कहा जाता है जिनको हमने रिजर्व करके रखा हुआ है हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए। हमने कहा है कि ये मालूम है ये कोयला है यहां पे, लेकिन हम अभी इसको यूज नहीं कर रहे हैं, अभी हम बाकी जगह से इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं, ये हमने हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए रख रखा है। देन इट इज कॉल्ड रिजर्व रिसोर्सेज। यहां पर हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज खत्म होता है। अब अगला टॉपिक आ जाता है कि रिसोर्स के साथ साथ कई सारे इश्यूज और कई सारे चैलेंजेस आते हैं। हमें 3 तरीके के इश्यूज और चैलेंजेस को समझना पड़ेगा ताकि हम इसको डिटेल में समझ पाए। सबसे पहला यहां पे क्या बताया गया है कि डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल। हम कुछ लोगों की ग्रीड को सेटिस्फाई करने के लिए लगातार रिसोर्स डिप्लीट होते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं। मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूं। इंडिया का एक पड़ोसी है जिसका नाम है चाइना, और चाइना में कहावत कही जाती है कि हर हिलती डुलती चीज को हम खा जाएंगे, चाहे वो छिपकली हो, चाहे वो कीड़ा हो, चाहे वो मछली हो, हम सब खा जाएंगे। अब मछली ना केवल चाइनीज लोग खाते थे, इसको पैक करके बाहर एक्सपोर्ट भी किया करते थे। धीमे धीमे करके चाइना ने अपनी पूरी वाटर बॉडी जो थी, यहां तक कि पूरी वाटर बॉडी की मछली निकाल के खा ली। अब इंटरनेशनल लॉ ये कहता है कि आप अपनी कोस्टलाइन से 200 नॉटिकल माइल तक की समुद्र से आप रिसोर्सेज निकाल सकते हो, ये आपके होंगे। कितने नॉटिकल माइल? 200 नॉटिकल माइल्स तक के आप रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। सर 200 नॉटिकल माइल्स कितना होता है? लगभग 370 किलोमीटर। तो कायदे से इंटरनेशनल नियम के हिसाब से चाइना ये 200 नॉटिकल माइल तक का जो समुद्र है, यहां से ये मच्छी निकाल सकते थे। लेकिन चाइना बीइंग चाइना, एक बुली कंट्री है चाइना, तो चाइना ने क्या किया, पहले अपने इलाके की सारी मछली खत्म कर दी, और उसके बाद फिलीपींस के वाटर बॉडी में जाके, वियतनाम की वाटर बॉडी में जाके, उसके अलावा मलेशिया की वाटर बॉडी में जाके, इंडोनेशिया की वाटर बॉडी में जाके, इवन श्रीलंका की वाटर बॉडी में जाके उनकी मछलियां तक निकालना शुरू कर दी। इससे चाइना की ग्रीड के कारण ना केवल पूरे साउथ चाइना सी की मछली खत्म हो गई है, धीमे धीमे करके पूरे इंडियन ओशन की मछलियां खत्म होती जा रही हैं। तो यहां पे यही बताया गया है कि किस तरीके से कुछ लोगों की ग्रीड के कारण रिसोर्सेज जो हैं वो बहुत बड़े स्तर पे डिप्लीट होते जा रहे हैं। यहां पे मुझे गांधी जी की बहुत फेमस कोट याद आ रहा है कि देयर इज इनफ फॉर एवरीवन्स नीड बट नॉट फॉर एनीबडीज ग्रीड। यानी कि इस संसार में आपके, मेरे, हम सब की रिक्वायरमेंट के लिए, हमारी नीड के लिए पर्याप्त मात्रा में मौजूद है, लेकिन किसी की ग्रीड के लिए नहीं, क्योंकि ग्रीड का कभी कोई अंत नहीं होता दोस्तों। आपकी लालच कभी खत्म ही नहीं होती है। और यह चीज मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं हमेशा यह बात बोलता हूं, आंसर राइटिंग करते वक्त जब आप अपने आंसर्स को, अपने पॉइंट्स को इस तरीके के स्टेटमेंट्स के साथ सपोर्ट कर देते हो, तो आपके आंसर में 4 चांद लग जाते हैं। तो इस तरीके के हिस्टोरिकल कोट्स आपको याद होना जरूरी है। तो पहला चैलेंज तो यह हो गया कि कुछ लोगों की ग्रीड के कारण रिसोर्स बड़े स्तर पे डिप्लीट होते जा रहे हैं। दूसरा चैलेंज हमने यह देखा है कि अक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन द फ्यू हैंड्स व्हिच रिजल्ट इन सोशल इनइक्वालिटी, दैट इज रिच वर्सेस पुअर। यानी कि इस धरती के अंदर जो रिसोर्सेज हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। किसी के नेचर में ज्यादा रिसोर्सेज हैं तो किसी की किस्मत में बिल्कुल ही नहीं है। मैंने यहां पे एक बेहतरीन एग्जांपल की मदद से आपको बताना है। यहां पर आप जो मैप देख रहे हैं, ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा आइलैंड है जिसका नाम है बोर्नियो। थर्ड लार्जेस्ट आइलैंड है ये दुनिया का। क्या आपको पता है बोर्नियो के अंदर 3 कंट्रीज होती हैं। सबसे पहले अगर आप देखें बोर्नियो में, तो ये एक कंट्री है जिसका नाम है ब्रुनई। ये ब्रुनई एक कंट्री है। इसके अलावा जो ये वाला इलाका है जिसको आप कहते हो सबा, और ये वाला इलाका जिसे कहते हो सरावाक, ये दूसरी कंट्री है जिसका नाम है मलेशिया। और जो नीचे का पूरा इलाका आप देख पा रहे हो, यानी कि ये वाला जो पूरा इलाका आप देख पा रहे हो, ये है तीसरी कंट्री यानी कि इंडोनेशिया। यानी कि एक आइलैंड के अंदर 3 कंट्रीज हैं, बोर्निया, उसके अलावा मलेशिया, और उसके नीचे आता है इंडोनेशिया।
मैं आपको क्या बता रहा था कि संसार में रिसोर्सेज इक्वली नहीं बटे हुए हैं, अनइक्वली बटे हुए हैं। एक आइलैंड से बताता हूं, एक जमीन के टुकड़े से बताता हूं। ये एक कॉमन जमीन का टुकड़ा है, लेकिन क्या आपको पता है ये छोटा सा जो देश है ब्रुनई, इनकी किस्मत इतनी अच्छी थी कि जहां पर ये हैं उसके नीचे बहुत सारा क्रूड ऑयल है, बहुत सारा कच्चा तेल है, जिसको निकाल निकाल के पेट्रोल डीजल बना बना के ब्रुनई दुनिया की सबसे अमीर कंट्रीज में से एक बना हुआ है। उसी जमीन के टुकड़े के ऊपर मलेशिया भी है, उसी जमीन के टुकड़े के ऊपर इंडोनेशिया भी है, लेकिन उनकी जमीन के नीचे वो क्रूड ऑयल नहीं है, जिसके कारण वो इतने अमीर नहीं है जितना ब्रुनई है। तो यहां पर यह बताया गया कि रिसोर्सेज अनइक्वली बटे हुए हैं, जिसके पास है वो अमीर हो गया, जिसके पास नहीं है वो गरीब हो गया। अरे एक जमीन के टुकड़े पर भी आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, किसी के पास है रिसोर्स, किसी के पास नहीं है रिसोर्स। ये दूसरा इशू और चैलेंज देखने को मिला है। तीसरा इशू और चैलेंज जो हम लोग को देखने को मिला है वो ये है कि हम लोग रिसोर्स का इनडिस्क्रिमिनेट यूज कर रहे हैं। अंधाधुंध हम लोग रिसोर्स निकाले जा रहे हैं, रिसोर्स यूज करे जा रहे हैं, निकाले जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, जिसके कारण कई सारी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स आ गई हैं। जैसे कि सबसे पहला है ग्लोबल वार्मिंग। हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन जैसी ग्रीन हाउस गैसेस एक्सक्रीट कर रहे हैं, जिससे हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर लगातार बढ़ता जा रहा है। टेम्परेचर बढ़ने के कारण ग्लेशियर्स मेल्ट होते जा रहे हैं, ग्लेशियर्स मेल्ट होने के कारण समुद्र का लेवल बढ़ता जा रहा है, समुद्र का लेवल बढ़ते जाने के कारण कोस्टल एरियाज डूबते जा रहे हैं, और शास्त्रों में इसी को ग्लोबल वार्मिंग कहा गया है। इसके अलावा ओजोन लेयर डिप्लीशन, आप सभी को पता होगा एटमॉस्फेयर में 5 लेयर होती हैं, उसमें से जो सेकंड नंबर की लेयर है जिसका नाम है स्ट्रेटोस्फेयर, उसके अंदर होती है ओजोन लेयर। और ओजोन लेयर जो होती है वो हमें सन की हार्मफुल यूवी रेस, अल्ट्रावायलेट रेस से प्रोटेक्ट करती थी, जो इतनी हानिकारक होती थी कि स्किन पे पड़ जाए तो स्किन कैंसर हो जाए आदमी को। लेकिन हम जो रिसोर्सेज को अंधाधुंध इस्तेमाल कर रहे हैं उसके कारण ओजोन लेयर में छेद हो गया था और सन की हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेस धरती तक आने लगी थी दोस्तों। तो यह भी हमारे कारण हुआ। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पॉल्यूशन। हम लोग वाटर पॉल्यूशन कर रहे हैं, एयर पॉल्यूशन कर रहे हैं, रिसोर्स का इस्तेमाल करे जा रहे हैं और हमारी इस संसार को, इस सुंदर से एटमॉस्फेयर को गंदा करते जा रहे हैं। तो रिसोर्सेज के होने से ये 3 तरीके के इश्यूज और चैलेंजेस देखे गए हैं दोस्तों। अब आप बोलोगे कि सर कुछ तो करना पड़ेगा ना, कुछ अच्छा काम करो। ठीक है, रिसोर्सेज चाहिए, लेकिन उनका कायदे से इस्तेमाल करना भी जरूरी है। कुछ तो होगा, बिल्कुल है, और उसका नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को समझने के लिए आपको सिर्फ 2 चीजें समझनी है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है इस तरीके का डेवलपमेंट कि आपका प्रेजेंट का डेवलपमेंट भी हो जाए और आपकी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बच जाए। यानी आज का डेवलपमेंट भी हो जाए और फ्यूचर जनरेशन के लिए बच जाए, उसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। मैं आप लोगों को एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मान लेते हैं कि मैं कोयले को जला के मैंने दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी बनाई। ठीक है सर, कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर लिया आपने। और इस इलेक्ट्रिसिटी से मैंने मेरे देश के अंदर, मेरी सिटी के अंदर मेट्रो चलाई। क्या मेरा डेवलपमेंट हुआ? बिल्कुल हुआ, मेट्रो चल रही है मेरे शहर में। लेकिन क्या ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट है? नहीं, क्योंकि ये मेट्रो को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कोयला जला के आया है। कोयला एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, आज नहीं तो कल ये कोयला खत्म हो जाएगा। तो प्रेजेंट का डेवलपमेंट तो हो रहा है, लेकिन फ्यूचर जनरेशन के लिए नहीं बच रहा है। तो चलिए दूसरा काम कर लेते हैं। अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं सोलार एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी बनाऊंगा और उस इलेक्ट्रिसिटी से मैं मेट्रो चलाऊंगा। क्या ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट है? जी हां, क्योंकि डेवलपमेंट तो हुआ, मेरे शहर में मेट्रो चल रही है, लेकिन साथ ही साथ ये मेट्रो को चलाने के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी है वो सोलार एनर्जी से बनाई गई है। सोलार एनर्जी इज अ रिन्यूएबल रिसोर्सेज, यानी आज का तो डेवलपमेंट हो जाएगा, फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बच जाएगा। तो इस तरीके के डेवलपमेंट को सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाता है। इसकी डेफिनेशन आप अपनी बोर्ड एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने के लिए सबसे पहले कहा गया है कि आप रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल करें। सोलार एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, इस तरीके की एनर्जी का इस्तेमाल करोगे तो वो एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एग्जांपल होगा। इसके अलावा कहा गया है कि वेस्ट मैनेजमेंट करो। आप लोगों ने 3 R's के बारे में सुना होगा। रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल करो। कोशिश करो कि कितना ज्यादा आप रिड्यूस कर सकते हो। अगर आप इस समय आपको इसकी जरूरत नहीं है तो आप मत यूज करो, रिड्यूस करो। अगर आप किसी चीज को रीयूज कर सकते हो तो आप उसको रीयूज करो, और अगर अब आपका इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है तो आप कोशिश करो कि आप उसको रिसाइकल कर दो। तो इस 2 तरीके से आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकते हो। अब आप मुझसे क्वेश्चन पूछोगे,
सिड सर बहुत बढ़िया आदमी हो आप, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में आपको पता था, आपने दुनिया को नहीं बताया, ये हमें आपसे शिकायत है। ये मुझे पता है क्यों, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट कोई नया नहीं है, ये इस धरती के अंदर बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है। तो आइए चलिए देखते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की शुरुआत कहां से हुई थी। सबसे पहले यह बात बताई जा रही है कि क्लब ऑफ रोम जो था, क्लब ऑफ रोम ने 1968 के अंदर सबसे पहले रिसोर्स कंजर्वेशन की बात करी थी। अब यहां पर क्या है, चलो इसको समझ लेते हैं। पहली बात, क्लब ऑफ रोम क्या है ये समझो। तो क्लब ऑफ रोम कुछ इंटेलिजेंट फिलोसफिकल लोगों ने मिलकर ग्रुप बनाया और उस ग्रुप का नाम रख दिया गया क्लब ऑफ रोम। इन्होंने कहा कि अब इस ग्रुप के अंदर, क्योंकि हम लोग अवेयर हैं, पढ़े लिखे हैं, तो अब हम लोग इसमें ऐसी बातें करेंगे। और इन्होंने सबसे पहले जिस मुद्दे को उठाया वो था रिसोर्स कंजर्वेशन। 1968 की बात बता रहा हूं। उस टाइम पे लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन ये रिसोर्सेस खत्म हो सकते हैं, लोग इन रिसोर्सेस के लिए लड़ने भिड़ने तक को तैयार हो जाएंगे। उस टाइम के लोगों ने, सोचो कितने इंटेलिजेंट, कितने पढ़े लिखे लोग होंगे कि उस टाइम पर इन्होंने कहा कि नहीं, रिसोर्स को कंजर्व करो। इसके अलावा उससे 6 साल बाद, यानी 1968 से 6 साल बाद, यानी 1974 में शूमाकर ने एक किताब लिखी जिसका नाम था स्मॉल इज ब्यूटीफुल। इस किताब में भी इन्होंने रिसोर्स कंजर्वेशन की बात करी और इन्होंने कहा कि हम सभी को गांधीयन फिलॉसफी को फॉलो करना चाहिए। तो आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए स्मॉल इज ब्यूटीफुल नाम की किताब के ऑथर कौन थे, तो आपको नाम रखना है शूमाकर। और आपको यह पूछ सकता है कि जो स्मॉल इज ब्यूटीफुल किताब थी वो किसकी आइडियोलॉजी पे बेस्ड थी, तो आपको याद रखना है गांधीयन फिलॉसफी के ऊपर वो बेस्ड थी। यहां तक समझ में आ गया। इसके अलावा एक ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट आई थी 1987 में। 1987, आप देखिए साल गिनती पीछे जा रही है, रिवर्स काउंटिंग हो रही है। तो 1987 के अंदर ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट आई थी। यह ब्रंटलैंड कमीशन क्यों कहलाया गया, क्योंकि इस टाइम पे जो नॉर्वे के पीएम थे, वो थे ब्रंटलैंड। तो ये इसको हेड कर रहे थे, इसलिए इसको ब्रंटलैंड कमीशन कहते हैं। तो जिस ग्रुप को ये हेड कर रहे थे, उन ग्रुप के हेड का नाम था ब्रंटलैंड, इसलिए इसको ब्रंटलैंड कमीशन कहते हैं। यह पहला ऐसा कमीशन था जिसने दुनिया के सामने सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात रखी। इससे पहले क्लब ऑफ रोम वाले रिसोर्स कंजर्वेशन की बात कर रहे थे कि रिसोर्सेस को बचाओ। शूमाकर भी किताब भी कह रही थी कि रिसोर्सेस को बचाओ, लेकिन ब्रंटलैंड कमीशन पहला ऐसा था जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करने लगा, लोगों को बताने लगा कि ऐसा डेवलपमेंट करो कि आज का डेवलपमेंट भी हो जाए, फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बच जाए। क्लियर हो गया। इन लोगों ने पूरी मीटिंग करी, इन लोग सब लोग इकट्ठा हुए, व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, लोगों को बताया क्या करेंगे, कैसे करेंगे। इनफैक्ट इन्होंने एक पूरी किताब लिखी जिसका नाम था आर कॉमन फ्यूचर। उसमें इन्होंने जो भी चीजें डिसाइड करी थी, वो सारी रिपोर्ट्स, वो सारी चीजें आर कॉमन फ्यूचर नाम की किताब के अंदर इन लोगों ने लिख दी। यही नहीं, 1992 के अंदर, इससे पहले 1992 तक जाएं, हमें गांधीयन फिलॉसफी के बारे में भी जान लेना चाहिए। देखिए मैं आप लोग को पहले भी बता रहा था कि शूमाकर ने अपनी किताब स्मॉल इज ब्यूटीफुल की इंस्पिरेशन गांधी जी की फिलॉसफी से ली थी। तो गांधी जी की फिलॉसफी थी क्या, आइए इसको समझते हैं। गांधी जी कहते थे कि भाई सबसे पहली बात, द ग्रीडी एंड सेल्फिश इंडिविजुअल एंड एक्सप्लॉयटेटिव नेचर ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी इज द रूट कॉज ऑफ रिसोर्स डिप्लीशन एट ग्लोबल लेवल। यानी गांधी जी कहते थे कि जो ये संसार के अंदर जो ये सेल्फिश लोग हैं, जो ये ग्रीडी लोग हैं, इनके कारण, और जो ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई है, इसके कारण हमारे संसार से रिसोर्सेस लगातार डिप्लीट होते जा रहे, खत्म होते जा रहे हैं। गांधी जी कहते थे कि इनका कहना था कि आप मास प्रोडक्शन मत करिए, बल्कि आप ऐसा प्रोडक्शन करिए जो मासेस के द्वारा हो। यानी गांधी जी कहते थे कि आज एक फैक्ट्री में मशीन होती है और वो मशीन एक बार में कई सारे आइटम्स, कई सारे पार्टिकल्स बना लेती है, कई सारे ऑब्जेक्ट्स बना लेती है। तो वो मशीन एक तरीके से मास प्रोडक्शन कर रही है, एक बार में बहुत सारा प्रोडक्शन कर रही है। दिस इज कॉल्ड मास प्रोडक्शन। लेकिन इस मशीन के कारण आदमी जो है वो अनएम्प्लॉयड हो गया है, इस मशीन ने उस आदमी को रिप्लेस कर दिया है। तो गांधी जी कहते थे कि मशीन से मास प्रोडक्शन की जगह मासेस से आप प्रोडक्शन करवाइए, मशीन को हटा के लोगों को लेकर आइए, वो प्रोडक्शन करेंगे।
तो इससे ना केवल चीजों की क्वालिटी भी अच्छी होगी, साथ ही साथ ये लोग जो बेरोजगार हो गए हैं ये भी बच जाएंगे। क्लियर हो गया? तो यहां तक ये तो थी गांधीयन फिलॉसफी। अब मैं आपको बताता हूं अर्थ समिट के बारे में। दोस्तों, अर्थ समिट 1992 में करी गई थी। ब्राजील का एक शहर था जिसका नाम था रियो डी जनेरियो, और रियो डी जनेरियो में 100 कंट्रीज के जो लीडर्स थे, चाहे किसी कंट्री का लीडर प्राइम मिनिस्टर हो, किसी कंट्री का लीडर प्रेसिडेंट हो, किसी कंट्री का लीडर कोई राजा हो या रानी हो, वो 100 कंट्री के लीडर्स ब्राजील में रियो डी जनेरियो में इकट्ठा हुए। और इन लोगों ने कहा कि भाई ये जो है ये दुनिया की पहली अर्थ समिट कहलाएगी। सर ये तो नाम से ही भारी भारी लग रहा है, अर्थ समिट क्या होने वाला था इसमें? तो ये जो अर्थ समिट होने वाली थी, इसमें ये सारे लोगों ने मिलकर बात करी और इन्होंने कहा देखो कुछ अर्जेंट प्रॉब्लम्स आ गई हैं, हमारे एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की जरूरत आ गई है। अगर अब हमने अपने एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट नहीं किया तो हमारा एनवायरमेंट खराब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। 1968 में क्लब ऑफ रोम ने कहा था रिसोर्सेस को कंजर्व करो। 1974 में शुमाकर ने अपनी किताब स्मॉल इज ब्यूटीफुल में कहा था रिसोर्स को कंजर्व करो। गांधी जी चीख चीख के थक गए कि रिसोर्सेस को बचाओ। ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट जो 1987 में आई थी उसने भी कहा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट करो। लेकिन इतना करने के बाद भी ना लोग सुधर रहे हैं ना गवर्नमेंट सुधर रही है। तो इन लोगों ने कहा कि भाई अब अर्जेंट एक्शन लेने की जरूरत है, नहीं तो हमारा एनवायरमेंट खत्म हो जाएगा। साथ ही साथ इन्होंने कहा कि दुनिया में बहुत सारी सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स भी आ गई हैं। कोई कंट्री बहुत अमीर है, कोई कंट्री बहुत गरीब है। जो कंट्री गरीब है वहां भूखमरी है, वहां बीमारी है। तो हमें इन सब के खिलाफ भी एक होकर लड़ना पड़ेगा। अब सवाल ये उठता है कि ठीक है प्रॉब्लम्स हैं, सारे लोग इकट्ठे हो गए, लेकिन ये करने क्या वाले थे? तो अर्थ समिट के अंदर इन्होंने 2 आउटकम्स निकाले। पहला आउटकम था ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल। एज द नेम सजेस्ट, फॉरेस्ट के बारे में बात होने वाली थी। तो ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल में यह कहा गया कि अब हम लोग दुनिया के सारे फॉरेस्ट को मैनेज करेंगे, हम सारे फॉरेस्ट को कंजर्व करने की कोशिश करेंगे और हम सारे फॉरेस्ट का सस्टेनेबल डेवलपमेंट करेंगे, चाहे वो दुनिया का कहीं का भी फॉरेस्ट हो। आपने कहा यार सर ये तो बहुत बढ़िया लोग हैं, इनको तो रोटी सल्यूट दे दो आप तो। लेकिन इन्होंने यहां पे एक एस्टेरिस्क लगा दिया, यानी टर्म्स एंड कंडीशन, कि ये नॉन लीगली बाइंडिंग है। यानी करना है तो करो, अच्छी बात होगी, नहीं करोगे तो कोई तुमसे कुछ कहेगा नहीं, तुम्हें कोई पनिशमेंट नहीं देगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब आप किसी को कह देते हो नॉन लीगली बाइंडिंग, करना है तो करो, नहीं करना है तो भी कोई बात नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो उस बात को नहीं मानेगा। इसके अलावा इन्होंने दूसरी चीज लेकर आए विच इज एजेंडा 21। एजेंडा 21 के अंदर इन लोगों ने क्या किया, इन्होंने टू डू लिस्ट बनाई और कहा कि इस टू डू लिस्ट में हम वो चीजें लिखेंगे जो हमारी अभी प्रॉब्लम्स हैं और उसको हमें कैसे सॉल्व करना है, हम एक एक करके ठीक करते जाएंगे। तो एजेंडा 21 बेसिकली एक टू डू लिस्ट थी जिसमें वो सारी प्रॉब्लम्स जिनको अर्जेंटली ठीक करने की जरूरत है वो सब लिखी हुई थी। एजेंडा 21 में इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये बोल दी कि लोकल गवर्नमेंट शुड ड्रॉ इट्स ओन लोकल एजेंडा 21। यानी हर कंट्री का अपना खुद का एजेंडा 21 होगा, हर कंट्री की अपनी खुद की टू डू लिस्ट होगी। सिंपल सी बात है भाई, अभी दिवाली आने वाली है। अब मैं अपनी मम्मी से पूछ रहा हूं हाँ भैया दिवाली पे क्या क्या खर्चा है, तो वो कह रही है सोफा टूट गया है इसको ठीक कराना है, एक्वागार्ड लीक कर रहा है उसको ठीक कराना है, ऊपर छत से पानी आ रहा है उसको लीक कराना है, पर्दे लगवाने हैं। हमारी अपनी टू डू लिस्ट है। हो सकता है तुम अमीर घर से रहते हो, तुम्हारे वहां टू डू लिस्ट होगी कि इस बार मर्सिडीज लेनी है, आईफोन 17 प्रो मैक्स अल्ट्रा वाइड लेना है, तुम्हारी अपनी टू डू लिस्ट होगी। तो इन्होंने कहा सब अपनी अपनी टू डू लिस्ट बनाओ, अपनी कंट्री की प्रॉब्लम आप खुद जानते हो, क्या इस समय अर्जेंट है आप खुद जानते हो, तो आप उसको लिखो और उसको सॉल्व करो। ये अच्छी चीज थी। फॉर एग्जाम्पल मैं एक सिंपल सी बात बोलता हूं कि आपने कह दिया कि देश से पोलियो हटाना है। अब मैं बोलूं कि ये कैसी बात है, ये एजेंडा 21 में एक पॉइंट लिखा है पोलियो हटाना है, मेरे वहां तो पोलियो हट चुका है। अमिताभ बच्चन जी 2 बूंद जिंदगी की 2 बूंद जिंदगी करके सबको पोलियो की बूंदे पिला दी उनने, आज भारत पोलियो मुक्त हो चुका है। लेकिन क्या सारी दुनिया से पोलियो मुक्त हो चुका है? नहीं, आज भी दुनिया में 2 ऐसी कंट्री हैं जहां पे पोलियो है। क्या जानते हैं वो 2 कंट्री कौन सी हैं? एक है पाकिस्तान और एक है अफगानिस्तान। वहां पे जब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO के कार्यकर्ता पोलियो की ड्रॉप पिलाने जाते हैं तो उनको दौड़ा दौड़ा के मारा जाता है। उनको ऐसा लगता है कि वो पोलियो की ड्रॉप पीने से इनको कुछ और हो जाएगा, ये आगे रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, इनकी जनरेशंस नहीं बढ़ पाएंगी, जिसके कारण ये लोगों को मार देते हैं।
तो दुनिया में आज भी 2 कंट्री ऐसी है जहां से पोलियो मुक्त नहीं हुआ है, और उनके एजेंडा 21 में पोलियो से मुक्ति लिखा होगा। तो ये सारी चीजें रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट के अंदर 1992 में करी गई थी। अब इस चैप्टर से एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको आ सकता है कि आपको 3-4 चीजें दे देगा और बोलेगा इसको सीक्वेंस में जमाओ। अगर आप यहां पर देखें दोस्तों, इस वाली चीज को अगर आप देखें तो अभी मैंने आपको बताया अर्थ समिट 1992 में हुआ था। इसके अलावा ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट 1987 रिवर्स काउंटिंग में हुआ था। इसके अलावा पब्लिकेशन ऑफ स्मॉल इज ब्यूटीफुल बाय शुमाकर 1974 में हुआ था। 6 साल बाद, इससे 6 साल पहले क्लब ऑफ रोम की मीटिंग हुई थी। तो जब वो आपसे कहता है कि ये सारी चीजों को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जमाओ, यानी कि जो चीज पहले हुई उसको पहले जमाओ, जो चीज बाद में हुई उसको बाद में जमाओ, तो इस हिसाब से अगर देखें दोस्तों तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले सी हुआ है 1974 में, फिर दोस्तों बी हुआ है 1987 में, और फिर दोस्तों ए हुआ है 1992 के अंदर। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपको यहां से यह भी पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। मुझसे अक्सर बच्चे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सर आप जो पढ़ाते हो वो दिलो दिमाग में उतर जाता है, लेकिन एग्जाम में आंसर कैसे प्रेजेंट करना है ये नहीं समझ में आता है। एक टिप अभी लेते जाओ कि एग्जाम में जब भी आपको आंसर लिखना है तो आपको पॉइंट्स में लिखना है, हेडिंग्स में लिखना है। आपने पहला पॉइंट डाला रिसोर्सेज आर लिमिटेड। क्यों रिसोर्स कंजर्वेशन करना चाहिए? पहला रीजन है रिसोर्सेज आर लिमिटेड। लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, अगर तुमने कंजर्व नहीं किया तो तुम्हारे लिए फ्यूचर जनरेशन तो छोड़ो, तुम्हारे लिए ही नहीं बचेगा कल इस्तेमाल करने के लिए। दूसरा पॉइंट प्रिवेंट्स एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। रिसोर्स कंजर्वेशन नहीं कर रहे हैं, इसी के कारण तो ओजोन लेयर डिप्लीशन, ग्लोबल वार्मिंग, पॉल्यूशन जैसी चीजें हो रही हैं। और तीसरी बात है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बच जाए। तो इन 3 चीजों के कारण हमें रिसोर्स कंजर्वेशन करना चाहिए। यहां तक समझ में आ गया? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। भारत एक ऐसा देश है जिसके पास ऊपर वाले की बहुत बड़ा आशीर्वाद है। हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, लेकिन इन रिसोर्सेज को प्लानिंग करके निकाला जाता है। भाई एक सिंपल सी बात है, हो सकता है कि आपके बोर्ड एग्जाम होंगे, 5 दिन बाद हो सकता है कि आपका एसएसटी का पेपर होगा, तो आप उस 5 दिन की प्लानिंग करोगे। एक दिन में हिस्ट्री पढ़ूंगा, एक दिन में पॉल साइंस पढ़ूंगा, एक दिन में ज्योग्राफी पढ़ूंगा, एक दिन में इकोनॉमिक्स पढ़ूंगा, लास्ट दिन में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करूंगा। आपने एक प्लानिंग करी है। उसी तरीके से भारत देश के अंदर भी जो रिसोर्सेज हैं उनको निकालना कैसे है, कितना निकालना है, कब निकालना है, कैसे निकालना है, इसकी प्लानिंग करती है सरकार। आइए जानते हैं कैसे करती है। लेकिन इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं आप सभी को बताता हूं कि मैंने फिजिक्स, मैथमेटिक्स और जियोलॉजी में पढ़ाई करी है। अब आप बोलोगे सर जियोलॉजी में क्या पढ़ाई होती है? जियोलॉजी में हमारी जो लैब होती थी, उस लैब में भांति भांति के टाइप्स के, बहुत सारे टाइप्स के पत्थर रखे होते थे। हमें वो पत्थर को पढ़ के, छू के देखना होता था कि उस पत्थर में क्या है, उसमें कौन सा रिसोर्स होता है, उससे क्या चीज एक्सट्रैक्ट करी जा सकती है। तो जो जियोलॉजिस्ट होते हैं उनका ये काम होता है। तो जब भी किसी गवर्नमेंट को यह पता चलता है कि फलाना जगह पे रिसोर्स है, तो ऐसा नहीं होता है चलो जेसीबी लेके पहुंच जाते हैं और खुदाई करना शुरू कर देते हैं, ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले जियोलॉजिस्ट वहां भेजा जाता है। वो जियोलॉजिस्ट वहां जाके सबसे पहले सर्वे करेगा, वो वहां के सैंपल लेगा, चेक करेगा मट्टी के अंदर वो रिसोर्स है कि नहीं, वो ओर है कि नहीं, वो मिनरल है कि नहीं, वो उसका सैंपल लेगा, सर्वे करेगा, उस पूरे इलाके का सर्वे करेगा वो। उसके बाद वो उसकी मैपिंग करेगा, एक मैप बनाएगा कि ये इलाका है, इसमें इधर रिसोर्स है, इधर रिसोर्स है, इधर रिसोर्स है। तो उसने एक मैप बना दिया। लास्ट वो उसका क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस करेगा। क्वालिटेटिव एनालिसिस यानी कि जो रिसोर्स है उसकी क्वालिटी कैसी है। अब तुम बोलोगे सर अब आप है ना ज्यादा पिकी हो रहे हो, बहुत ज्यादा डीवा बन रहे हो। मैंने कहा क्यों भाई, क्या हो गया? एक तो आपको रिसोर्स भी चाहिए, फिर आपको क्वालिटी भी चेक करनी है। ज्यादा हो रहा है सर आपका, ज्यादा हो रहा है। तो मैं आपको एक बात बताता हूं, कोयला, कोल मार्केट में 4 तरीके का आता है। कोल मार्केट में मेरे प्यारे बच्चों 4 तरीके का आता है। एक होता है एंथ्रासाइट, दूसरा होता है ब्यूटिमिनस, तीसरा होता है सब ब्यूटिमिनस, और चौथा होता है पीट। 4 तरीके का कोयला दुनिया में होता है। तुमने तो सिर्फ कोयला सुना था, सर आप कोयले जैसी दिखते हो। अबे ओए,
तो सर आपने तो कोयले के 4 बता दिए, एंथ्रासाइट, ब्यूटुमिनस, सब ब्यूटुमिनस और पीट। क्या आपको पता है चारों में से सबसे अच्छा होता है एंथ्रासाइड, उससे कम होता है ब्यूटुमिनस, सबसे उससे कम होता है सब ब्यूटुमिनस, और सबसे कम क्वालिटी का, सबसे खराब क्वालिटी का होता है पीट। और भारत देश के अंदर फॉर्चुनेटली कोयला तो बहुत है, झारखंड जैसे स्टेट्स के अंदर, छत्तीसगढ़ जैसे स्टेट्स के अंदर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ब्यूटुमिनस और सब ब्यूटुमिनस क्वालिटी का कोयला है हमारे पास, जिसके कारण दुनिया में सबसे ज्यादा कोयले वाली कंट्रीज में से एक होने के बावजूद हमें कोयला बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है, बाहर से मंगाना पड़ता है। हम इंडोनेशिया से कोयला मंगाते हैं जो कि एंथ्रासाइट क्वालिटी का होता है, जरा सा कोयला जलाने पे बहुत सारी एनर्जी निकलती है उसमें से। तो क्वालिटी चेक करना जरूरी है। यह पता है नीचे कोयला है, लेकिन कौन सी क्वालिटी का कोयला है, एंथ्रासाइट, ब्यूटुमिनस, सब ब्यूटुमिनस की पीट। अगर पीट है तो फिर भैया रिस्की काम है, हो सकता है तुम्हारा खर्चा ज्यादा हो जाएगा और तुम्हें फायदा कम होगा। इसके अलावा क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन, कितनी क्वांटिटी में रिसोर्स है, कहीं ऐसा ना हो मैं 200 करोड़ रुपए लगा दूं इसमें प्रोजेक्ट में और निकल रहा उसमें से 200 रुपए का, तो नुकसान हो जाएगा ना। तो ये सारी रिपोर्ट, सर्वे, मैपिंग, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, ये सब एक जियोलॉजिस्ट करता है। जब एक जियोलॉजिस्ट ये सब कर लेता है, उसके बाद सेकंड स्टेप होती है आपको पास वो टेक्नोलॉजी है कि नहीं उसको निकालने की। इसके अलावा आपके देश में इंस्टीट्यूशंस है कि नहीं जहां पे आप लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हो, उनको आप स्किल्स दे रहे हो। तो जब ये सब हो जाता है तभी जाके वो रिसोर्स निकाला जाता है। लास्ट पॉइंट ये लिखा हुआ है कि मैचिंग द रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्लान्स विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान। सरकार रिसोर्स डेवलपमेंट करते वक्त इस बात का ध्यान रखती है कि वो हमारे नेशनल डेवलपमेंट से अलाइंड है कि नहीं। अब तुम्हें पता चल गया झारखंड में बहुत सारा कोयला है, चलो निकाले जाओ निकाले जाओ निकाले जाओ, नहीं, कोयला है ठीक है, अभी हमारी रिक्वायरमेंट कितनी है। कोयले से क्या करते हो सर, बिजली बनाते हैं, क्या सारी इसी से बिजली बनानी है, नहीं सर, थोड़ी सी हम हाइड्रो एनर्जी से बना सकते हैं, थोड़ी न्यूक्लियर एनर्जी से बना सकते हैं, थोड़ी सोलर एनर्जी से बना सकते हैं, थोड़ी विंड एनर्जी से बना सकते हैं, लेकिन सर तब भी थोड़ी सी बच जाएगी, तो थोड़ी सी के लिए कोयला निकालो। तो इस तरीके से जो आपके पास रिसोर्स हैं उसको नेशनल लेवल में जो आपकी प्लानिंग है रिसोर्स की, उससे आपको मैच करना पड़ता है, अलाइन करना पड़ता है, ताकि आज आपका काम भी हो जाए और साथ ही साथ फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचाए। दोस्तों यहां तक समझ में आ गया? ठीक है सर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, नेशनल प्लानिंग, सब कुछ चंगासी, लेकिन क्या आपको पता है भारत के अंदर जो ये प्लानिंग करी जाती है ये 5-5 साल की प्लानिंग करी जाती है, इनको कहा जाता है 5 ईयर प्लान्स। आपको पता है यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत का पहला 5 ईयर प्लान कब आया था, तो भारत का पहला 5 ईयर प्लान 1951 से 56 में आया था। तो भारत सरकार जब प्लानिंग करती है रिसोर्स निकालने की या किसी भी चीज की, तो वो 5-5 साल की करती है। सवाल ये उठता है कि क्यों 5 साल की करती है? क्योंकि भाई जो सरकार जीत के आती है लोकसभा में, जो देश का प्राइम मिनिस्टर बनता है वो आने वाले 5 साल के लिए बनता है, तो वो जो प्लानिंग करेगा वो 5 साल के लिए करेगा। अब अगर मान लीजिए मैं देश का प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं, मैं 10 साल की प्लानिंग कर लूं और 5 साल बाद मुझे पब्लिक वोट ना दे और मुझे हटा दे, तो मेरे बाद जो प्राइम मिनिस्टर बनेगा क्या वो मेरी प्लानिंग को आगे बढ़ाएगा? हो सकता है वो उसको स्क्रैप कर दे। मैंने कहा कि नहीं साहब, बुलेट ट्रेन चलनी चाहिए, मैंने 10 साल की प्लानिंग कर ली, बुलेट ट्रेन 10 साल में हम बनाएंगे। भाई मैं हार गया अगला चुनाव, 5 साल बाद एक आदमी उसने कहा बुलेट ट्रेन इज ओल्ड डेटेड, एयरवेज होना चाहिए, एरोप्लेन होना चाहिए। तो इसीलिए जो भी प्लानिंग करी जाती है वो 5-5 साल की करी जाती है। अब भारत का जो पहला 5 ईयर प्लान था, जो उस टाइम के हमारे पॉलिटिशियंस, उस टाइम के जो हमारे नेता थे, उन्होंने पहले 5 ईयर प्लान के 3 पिलर्स लगाए थे। पहला था पॉवर्टी, हमारे देश में गरीबी बहुत थी, ब्रिटिशर्स हमें लूट के चले गए थे, तो देश से गरीबी को हटाना सबसे पहला टास्क था। दूसरा था फूड शॉर्टेज, हमारे देश में खाने की कमी हो गई थी। कैन यू इमेजिन, भारत जैसा देश जिसकी मिट्टी इतनी फर्टाइल है, उस देश में खाने की कमी हो गई थी, तो हमारे देश में एग्रीकल्चर की बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। और तीसरा था इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी उस टाइम के हमारे विजनरी नेता ने डिसाइड किया कि ना केवल हम भूखमरी, ना केवल हम गरीबी से आगे बढ़ेंगे, साथ ही साथ हमारे लिए स्कूल, कॉलेजेस, आईआईटीज, आईआईएम्स भी इंपॉर्टेंट है। तो उन्होंने इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी लोड दिया। तो इंडिया का पहला 5 ईयर प्लान
1951 से 56 में आया था, जिसके 3 पिलर थे। पहला था पॉवर्टी, दूसरा था फूड शॉर्टेज और तीसरा था इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। यहां तक आप लोग को समझ में आ गया। अब मैं आप लोगों को एक बहुत ही, देखना आप कितनी प्यार तरीके से मैं ज्योग्राफी को हिस्ट्री से कनेक्ट कर जाऊंगा। आप लोगों को मैं एक चीज बताना चाहता हूं। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि रिसोर्स जब किसी कंट्री के पास होता है तो उस कंट्री का डेवलपमेंट होता है। आज गल्फ की जितनी भी कंट्रीज हैं, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, कतर हो, ओमान हो, यूएई हो, इनके पास रिसोर्सेस था। इन्होंने उस रिसोर्सेस को निकाला, उससे जो पैसा आया उससे डेवलपमेंट किया। तो रिसोर्सेस जो होते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन होते हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। लेकिन किंतु परंतु कई बार किसी देश के पास रिसोर्सेस तो होते हैं, लेकिन उस रिसोर्स को निकालने की टेक्नोलॉजी नहीं होती है, इंस्टीट्यूट्स नहीं होते हैं, लोग नहीं होते हैं। फिर जिसका फायदा वो कंट्री जो उस टाइम पे ज्यादा पावरफुल होती है, बलवान होती है, ताकतवर होती है, वो करती है। भारत के केस में भी यही हुआ। मेरा भारत एक टाइम पे गोल्डन बर्ड कहा जाता था, सोने की चिड़िया कहा जाता था। हमारी धरती के अंदर कई सारे रिसोर्सेस थे, लेकिन उन रिसोर्स को निकालने की हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, स्किल्स नहीं थे। ब्रिटिशर्स आए, ब्रिटिशर्स ने देखा भारत के पास रिसोर्सेज हैं, लेकिन ये रिसोर्सेज निकाल नहीं रहे, लेकिन उनके पास टेक्नोलॉजी थी। उन्होंने हमारे रिसोर्सेज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके निकाला और सारे निकाल के लूट लूट के ले गए। तो इस पेज में यही बताया गया है कि जब एक कंट्री के पास रिसोर्स होता है और उसके पास जब स्किल्स नहीं होती है, टेक्नोलॉजी नहीं होती है, तो इससे अक्सर यह देखा गया है इतिहास में कि कोई पावरफुल कंट्री उस कंट्री के ऊपर हमला कर देती है उसके रिसोर्सेज के लालच में। क्या आपको पता है ब्रिटिशर्स ने भारत से कितना लूटा, कितना चोरी किया? ब्रिटिशर्स ने भारत से 45 ट्रिलियन डॉलर्स चुराए। क्या मुन्नू की तरह आप भी जानना चाहते हैं कि 45 ट्रिलियन डॉलर्स कितने होते हैं? आज के टाइम पे भारत की जीडीपी 3.7 ट्रिलियन डॉलर है। हम दुनिया की 4th लार्जेस्ट जीडीपी हैं। सबसे ज्यादा बड़ी जीडीपी अमेरिका की है, फिर चाइना की है, फिर जर्मनी की। चौथे नंबर पे भारत की 3.7 ट्रिलियन। चौथे नंबर की जीडीपी हम 3.7 के साथ। ब्रिटिशर्स हमसे 45 ट्रिलियन चुरा के ले गए। आज के तारीख में भारत छोड़ो, दुनिया की जीडीपी की बात करो तो 105 ट्रिलियन है, जिसमें अमेरिका, चाइना, जर्मनी, जापान, इंडिया सब आ जाते हैं। 105 ट्रिलियन, लगभग इसका आधा ब्रिटिशर्स हमसे चोरी करके ले गए। क्या आपको पता है ये 45 ट्रिलियन कितना है? 45 ट्रिलियन इतना है कि अगर आप 1-1 करोड़ के भी घर बनाओ, 1 करोड़ का घर, तो आप ऐसे 30 करोड़ घर बना सकते हो। इतना है 45 ट्रिलियन। तो भारत में रिसोर्स थे, लेकिन टेक्नोलॉजी और स्किल और इंस्टीट्यूट्स ना होने के कारण हमारे रिसोर्सेज के ऊपर गंदी नजर ब्रिटिशर्स ने लगाई और हमें लूट के ले गए। तो आज जो आपको ये लंदन, वेल्स जैसी बड़े बड़े शहर देख के आपको लगता होगा ना कि वाह कितना साफ सुथरा है, वाह कितने डेवलप है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि भारत के पैसे को इस्तेमाल करके हमारी छाती पर पैर रख के वो लोग आज वहां पहुंचे हैं। खैर, हम पुरानी चीजों को लेकर रोते नहीं रहेंगे और हम पूरी कोशिश करेंगे कि भारत को उसकी लॉस्ट ग्लोरी वापस पहुंचाएं। दोस्तों, वापस आ जाते हैं हम लोग। अब इंडिया के पास जो लैंड है दोस्तों, उस लैंड को हम 3 ग्रुप में बांट सकते हैं। सबसे पहला आता है प्लेन, यानी कि मैदानी इलाका। भारत का जो टोटल लैंड है उसमें से 43% इलाका जो है वो प्लेन है, यानी कि मैदानी इलाका है। यह इलाका सबसे ज्यादा यूजफुल होता है। जानते हो क्यों? क्योंकि यह प्लेन होता है, तो यहां पे ट्रांसपोर्टेशन करना, किसी चीज को लाना ले जाना आसान हो जाता है। साथ ही साथ प्लेन होने के कारण यहां पे एग्रीकल्चर करना आसान है। साथ ही साथ प्लेन होने के कारण यहां पे घर, फैक्ट्री, बैंक बनाना आसान है। तो भारत का 43% इलाका प्लेन है, मैदानी इलाका है, जिसका इस्तेमाल हम एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज वगैरह बनाने में करते हैं। इसके बाद भारत के पास 30% इलाका जो है वो माउंटेन्स है। माउंटेन की अपनी इंपॉर्टेंस होती है। आपको पता होगा कि माउंटेन से नदियां निकलती हैं। भारत की सारी बड़ी बड़ी नदी, चाहे वो गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, इंडस, सारी नदियां जो हैं वो माउंटेन से आती हैं। साथ ही साथ माउंटेन्स जो होते हैं वो टूरिज्म का एक बहुत बड़ा सोर्स होता है। जब छुट्टी पे जाना होता है तो आदमी माउंटेन्स पे जाता है, तो इससे वहां के लोगों को पैसा मिलता है। और सबसे कम जो भारत के अंदर जमीन है वो है प्लेट्यू। 27% भारत की जमीन प्लेट्यू है।
माउंटेन और प्लेट्यू में डिफरेंस ये होता है कि माउंटेन जो होते हैं वो ऊपर से पॉइंटेड होते हैं, उनके पास एक पीक होती है। लेकिन अगर आप माउंटेन को बीच से काट दो और ऊपर से ऐसे करके जब ये फ्लैट हो जाता है तो उसको प्लेट्यू कहा जाता है। यानी प्लेट्यू के पास पीक नहीं होती है, माउंटेन के पास पीक होती है। माउंटेन के पास एक चोटी होती है, पीक के पास वो चोटी, वो टॉप नहीं होता है। लेकिन प्लेट्यू भी अपनी ही इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि प्लेट्यू के पास सबसे ज्यादा मिनरल्स और फॉसिल फ्यूल्स होते हैं। इनके पास सबसे ज्यादा मिनरल्स और फॉसिल फ्यूल्स होते हैं। ठीक है सर, भारत के पास प्लेन भी है, भारत के पास माउंटेन भी है, भारत के पास प्लेट्यू भी है। तो हम इसका इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं? हाउ वी आर यूटिलाइजिंग आवर लैंड सर, आइए इसको समझते हैं। तो भारत का लैंड यूटिलाइजेशन में सबसे पहले देखें तो सबसे ज्यादा हमारे वहां फॉरेस्ट है। अभी मैं आपको आगे जाके अगले चैप्टर्स में बताऊंगा, जैसे फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज की जो ये फॉरेस्ट है ये भी कई तरीके के होते हैं। लेकिन अभी के लिए आपको ये जानना है कि हमारे पास पहले तो बहुत सारे जंगल हैं। दूसरे नंबर पे हमारे पास वो जमीन है जिसके ऊपर अभी हम कल्टीवेशन नहीं कर रहे हैं। लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, यानी वो अवेलेबल ही नहीं है कल्टीवेशन करने के लिए, खेती करने के लिए। सर क्यों नहीं है? इसके दो रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन हो सकता है कि वो जमीन बैरन लैंड हो, यानी बंजर जमीन हो, उस जमीन के अंदर न्यूट्रिएंट्स ही ना हो, आप उस पर कुछ भी उगाने की कोशिश करो उगता ही ना हो। तो पहला रीजन हो सकता है कि वो जमीन एक बैरन लैंड हो। और दूसरा रीजन हो सकता है कि आपने उस जमीन का इस्तेमाल फॉर नॉन कल्टीवेशन पर्पसेस रखा हुआ हो। भाई सारी जमीन पे थोड़ी खेती कर लूंगा, थोड़ी पे रोड बनाऊंगा, स्कूल बनाऊंगा, कॉलेज बनाऊंगा, अपना घर बनाऊंगा। तो ये जो जमीन होती है जिसपे आप कंस्ट्रक्शन करते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हो, वो वाली जमीन भी नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन आ जाती है। इसके बाद आता है अदर अनकल्टीवेटेड लैंड। अब अदर अनकल्टीवेटेड लैंड में क्या क्या आएगा? सबसे पहले आ जाता है परमानेंट पैस्चर एंड ग्रेजिंग लैंड, यानी कि वो जमीन का टुकड़ा जिसको तुमने कैटल्स के लिए, मवेशियों के लिए, खाने के लिए, उनके चरने के लिए छोड़ दिया है, उसे परमानेंट पैस्चर एंड ग्रेजिंग लैंड कहा जाता है। तुम बोलोगे आप तो बहुत खास हो, आपने तो गाय बकरी के लिए आपने जमीन छोड़ी है, उनके खाने के लिए। अरे सिंपल सी बात है कि अगर ये गाय घास नहीं खाएगी तो वो मुझे मिल्क नहीं देगी, और मिल्क नहीं मिलेगा तो मिल्क प्रोडक्ट्स वगैरह नहीं बन पाएंगे, जिससे हमारे ऊपर भी असर पड़ेगा, पूरी फूड चेन डिस्टर्ब हो जाएगी। तो कुछ जमीन का टुकड़ा ग्रेजिंग लैंड के लिए भी रखना पड़ता है। इसके बाद आता है मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स। सर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स क्या होता है? सिंपल है, आपकी कॉलोनी के अंदर कोई ना कोई ऐसा प्लॉट होगा जिसपे बिल्डिंग या घर नहीं बना होगा, जिसके कारण समय के साथ उस प्लॉट पे कोई ना कोई झाड़ियां उग जाती है, जंगली झाड़ियां। तो ऐसा तो नहीं होता तुम अपने कजिन को लेकर आते, आओ मैं तुम्हें जंगल दिखाऊं, ये हमारा प्राइवेट जंगल है। अरे जंगली झाड़ियां हैं वो। तो जो इस तरीके का इलाका होता है जहां पे जंगली झाड़ियां उगी होती हैं, उसे मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स कहा जाता है। उससे कोई फ्रूट वेजिटेबल नहीं मिल रहा है, उसको किसी ने प्लांट नहीं किया है, वो अपने आप ही जंगली उग गई हैं। और उसके बाद आता है कल्चरेबल वेस्टलैंड, यानी कि वो जमीन का टुकड़ा जिसको तुमने 5 साल या उससे ज्यादा के लिए खाली छोड़ रखा है। सर क्यों खाली छोड़ रखा है? इसका कई रीजन हो सकते हैं। हो सकता है जो मालिक है उसकी जो जमीन है उसके पास और भी जमीन है, तो बाकियों का इस्तेमाल कर रहा है, इसको नहीं कर रहा है। हो सकता है किसी ने इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए लेकर छोड़ रखी हो सकता है जिसने जमीन खरीदी है वो बाहर चला गया हो विदेश, या हो सकता है जो उसका मालिकाना हो को वो मर चुका हो या उसके ऊपर डिस्प्यूट चल रहा हो। तो ऐसा जमीन का टुकड़ा जिसपे 5 साल या उससे ज्यादा वक्त तक कोई खेती नहीं करी गई है, उसे कल्चरेबल वेस्टलैंड कहा जाता है। ठीक है सर। फिर आता है फैलो लैंड। फैलो लैंड में भी हमें दो तरीके का पढ़ना है, एक करंट फैलो और एक अदर देन करंट फैलो। करंट फैलो कहता है ऐसा जमीन का टुकड़ा जिसको तुमने 1 साल या उससे कम समय के लिए खाली छोड़ दिया, उस पर तुम खेती नहीं कर रहे हो, उसे करंट फैलो कहते हैं। और ऐसा जमीन का टुकड़ा जिसमें तुमने 1 से ज्यादा 5 से कम समय के लिए खाली छोड़ दिया, उसे अदर देन करंट फैलो कहते हो। अब तुम बोलोगे सर कुछ समझ में नहीं आया सर, एक बार फिर समझा दो, ट्रिक बता दो। अभी लो, इसको याद रखने की सिंपल सी ट्रिक है CFOC। CFOC में सबसे पहले आता है करंट फैलो। CFOC में सबसे पहले क्या आएगा? करंट फैलो, यानी वो जमीन का टुकड़ा जो 1 साल या उससे भी कम समय के लिए खाली छोड़ दिया गया है, उसे करंट फैलो कहा जाता है।
फिर वो जमीन का टुकड़ा जिसको 1 से ज्यादा या 5 से कम समय के लिए खाली छोड़ दिया गया है, 1 साल से ज्यादा 5 साल से कम समय के लिए खाली छोड़ दिया गया है, उसे अदर देन करंट फैलो कहा जाता है। और वो जमीन का टुकड़ा जिसको 5 साल या उससे ज्यादा समय के लिए खाली छोड़ दिया गया है, उस पर खेती नहीं करी जा रही है, उसे कल्चरेबल वेस्टलैंड कहा जाता है। तो ट्रिक क्या है दोस्तों? CFOC, 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 करंट फैलो, अदर देन करंट फैलो और कल्चरेबल वेस्टलैंड। ये आपको ट्रिक याद रहेगी तो आपको ये हमेशा याद रहेगा, इससे आप एक MCQ एक्सपेक्ट कर सकते हो दोस्तों। अब इसके बाद मैं आपको एक ऐसी चीज बताने जा रहा हूं जो स्कूल के टीचर्स सिखा ही नहीं पा रहे हैं। बच्चे परेशान हैं, मिट्टी खा रहे हैं कि सर ये तो आ ही नहीं रहा है, मैं समझ में, हम क्या करें? लो मैं बताता हूं, 5 मिनट लूंगा और पूरा सटासट समझा दूंगा। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो है नेट सोन एरिया और ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। आइए इसको समझाता हूं, लेकिन नेट सोन एरिया और ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया से पहले आपका एक छोटा सा पॉइंट और क्लियर कर दूं। आपने सुना होगा हमारी इतने एकड़ की जमीन है, हमारी इतनी हेक्टेयर की जमीन है। तो ये एकड़ और हेक्टेयर क्या होता है, आइए समझते हैं। एकड़ और हेक्टेयर से जमीन नापी जाती है। अब आप खुद बताइए, एकड़ और हेक्टेयर में से छोटा वर्ड कौन सा है? सर सिंपल सा है, एकड़, इसमें 4 अल्फाबेट है, इसमें 3 3 6 और 7, थाला फॉर अ रीजन, 7 अल्फाबेट है। तो सर इसके हिसाब से ये वाला वर्ड छोटा है, तो इसलिए एकड़ एक छोटी यूनिट होती है, हेक्टेयर एक बड़ी यूनिट होती है। छोटा वर्ड छोटी यूनिट के लिए, बड़ा वर्ड बड़ी यूनिट के लिए। एक हेक्टेयर एक एकड़ जो होता है वो एक फुटबॉल फील्ड के बराबर होता है। एक फुटबॉल फील्ड के बराबर होता है एक एकड़, और लगभग 2.5 फुटबॉल फील्ड के बराबर होता है एक हेक्टेयर। तो मैंने भी आपको बता दिया कि एकड़ क्या हुए और हेक्टेयर क्या हुए, तो ये कंफ्यूजन यहीं खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है, अब आ जाओ वापस से इधर। मैं तुमको बता रहा हूं ये मेरा खेत है। सर शकल देखिए, खेत है आपके पास, ये जो स्केयर क्रो है ये हो आप। अरे यार फिर तुम पर्सनल होगा। मान लेते हैं कि जो ये मेरा खेत है, इस खेत के अंदर मेरे पास 100 एकड़ की जमीन है। ओफो, लगाएं क्या अजय देवगन को फोन, बोलो जुमा केसरी बोल के रेड मारेगा। अरे यार फिर वही बात। तो मेरे पास 100 एकड़ का जमीन है। उस 100 एकड़ में से मैंने घर बनाया 50 एकड़ पे, और मैंने ये रोड्स बनाई 10 एकड़ पे। अब आप खुद बताइए मेरे पास कितनी जमीन बच गई जिस पर मैं खेती कर सकता हूं? सर ये 50 और 10 ये हो गए 60 एकड़। आपके 60 एकड़ आपने खर्च कर दिए 100 एकड़ में से, तो आपके पास 40 एकड़ जमीन बची है। ये वो जमीन है जिस पे आप खेती कर सकते हो। तो वो जमीन जिस पे मैं खेती कर सकता हूं उसे हम कहते हैं नेट सोन एरिया। ठीक है सर, समझ गए? आगे अब मैंने क्या करा, मैंने निकाली चालाकी। जो मेरे पास 60 एकड़ जमीन, 40 एकड़ जो जमीन मेरे पास बची थी, मैं यहां पे फिर से लिख देता हूं कि जो वो 40 एकड़ जमीन जो है वो मेरा नेट सोन एरिया है। 40 एकड़ जिस पे मैं खेती कर सकता हूं वो मेरा नेट सोन एरिया है। ठीक है, अब मैं आपके सामने बताने जा रहा हूं ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया क्या है। मेरे पास जो ये 40 एकड़ जमीन है जिस पे मैं खेती कर सकता हूं, मैंने उसका फायदा उठाया। सबसे पहले मैंने गर्मी के सीजन में उस 40 एकड़ के ऊपर राबी क्रॉप उगा ली। वाह यार सर, गर्मी के सीजन में 40 एकड़ पे मैंने राबी क्रॉप उगा ली। फिर मैंने बारिश के सीजन में उसी 40 एकड़ के ऊपर कोई खारिफ क्रॉप उगा ली। वाह यार सर, बहुत ही बढ़िया। और फिर राबी और खारिफ के बीच में उसी 40 एकड़ के ऊपर मैंने जैद क्रॉप उगा ली। यानी मेरे पास कितनी जमीन थी जिसके ऊपर मैं खेती कर सकता था? 40 एकड़, क्योंकि 50 एकड़ पे घर बना लिया, 10 एकड़ पे रोड बना ली, बचे मेरे पास 40 एकड़, उस पर मैं खेती कर सकता था। दिस इज माई नेट सोन एरिया। लेकिन मैंने उस 40 एकड़ को साल में 3 बार इस्तेमाल किया, एक बार राबी क्रॉप उगाने के लिए, एक बार जैद क्रॉप उगाने के लिए, एक बार खारिफ क्रॉप उगाने के लिए। तो टोटल कितना निकल के आएगा? 40 और 40 80 और 40 120 एकड़। तो ये 120 एकड़ कहलाएगा मेरा ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। ये कहलाता है ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। यानी वो जमीन का टुकड़ा जिस पे तुम खेती कर सकते हो उसे कहते हैं नेट सोन एरिया। अब उस जमीन के टुकड़े को तुम जितनी बार इस्तेमाल करोगे
जितनी बार तुम जिस जमीन के टुकड़े को इस्तेमाल करोगे वो निकाल के देता है उसका ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। समझ में आ गया? तो ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया आपसे डेफिनेशन में भी पूछ सकता है और एमसीक्यू में भी पूछ सकता है। आगे बढ़ सकता हूं दोस्तों। अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने यह दे रखा है कि हाउ इज लैंड यूज पैटर्न डिटरमाइंड। जमीन इस्तेमाल होएगी, नहीं होगी, कितनी होगी कि नहीं होगी, यह कैसे डिटरमाइन होता है। तो यहां पर बताया गया है कि जो जमीन का इस्तेमाल है वो दो चीजों पे डिटरमाइन होता है, एक फिजिकल फैक्टर पे और एक ह्यूमन फैक्टर पे। आइए एक एक करके समझते हैं दोस्तों। सबसे पहला है टोपोग्राफी, यानी कि वो जमीन का फीचर कैसा है। वो जमीन प्लेन है, वो माउंटेन है, वो वैली है, वो प्लेट्यू है, वो जमीन किस तरीके की है, उस पर डिटरमाइन होगा कि वो जमीन इस्तेमाल होगी कि नहीं होगी। मैंने आपको बताया प्लेन पे सबसे ज्यादा लोग रहते हैं, प्लेट्यू पे सबसे कम लोग रहते हैं, तो ये टोपोग्राफी पे डिटरमाइन होता है। दूसरे नंबर पे आता है क्लाइमेट, उस जगह का क्लाइमेट कैसा है। अब यहां पर आपके सामने धरती है और इस धरती में मैं आपको बताना चाहता हूं इस इलाके में सबसे कम लोग रहते हैं और इस इलाके में सबसे कम लोग रहते हैं क्योंकि यहां का क्लाइमेट एक्सट्रीम क्लाइमेट है, यहां एक्सट्रीम ठंडी है। इंसान तो छोड़ो, कोई जानवर तक नहीं यहां मिलता है, कोई पेड़ पौधा यहां नहीं मिलता, इसलिए यहां पे सबसे कम लोग रहते हैं। इस जगह का इलाका और इस जगह का जो एरिया है यहां का क्लाइमेट मॉडरेट है, नीदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड। तो यहां पर आपको दुनिया की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन देखने को मिलेगी। फिर अगेन इस इलाके में आपको थोड़ी सी कम पॉपुलेशन देखने को मिलेगी क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा गर्मी है, क्योंकि सूरज इसी के ऊपर ट्रेवल करता है। तो यहां सबसे ज्यादा गर्मी है, तो यहां पर टू हॉट होने के कारण पॉपुलेशन कम है, यहां पर टू कोल्ड होने के कारण पॉपुलेशन कम है, और इन दोनों जगह का मॉडरेट क्लाइमेट होने के कारण, यानी कि नीदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड होने के कारण यहां पे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन रहती है। बोलो स्वाहा। इसके बाद क्या बताया गया है, सॉइल टाइप, यानी कि उस इलाके में कैसी सॉइल है, वहां की मिट्टी कैसी है। अगर मिट्टी अच्छी होगी, फर्टाइल होगी, तो वहां पे आप कुछ भी उगा सकते हो। जब आप ज्यादा फूड उगा सकते हो तो वहां ज्यादा लोग भी रह सकते हैं क्योंकि उनको खाना मिल जाएगा। लेकिन अगर वहां की सॉइल की फर्टिलिटी कम होगी, वहां की जमीन बंजर होगी, तो वहां फूड ही नहीं उगेगा, तो वहां पे लोग क्या करेंगे रह के। तो सॉइल टाइप इंपॉर्टेंट आ जाता है। ह्यूमन फैक्टर्स की बात करें तो सबसे पहला आता है पॉपुलेशन डेंसिटी। जहां लोग रहते हैं वहां पे ही और लोग रहेंगे। अब जहां लोग ही नहीं रहते हैं तो वहां पे तुम जाके क्या करोगे रह के, बीमार पड़ जाओगे तो डॉक्टर नहीं मिलेगा, गाड़ी खराब हो जाएगी तो मैकेनिक नहीं मिलेगा। तो जहां लोग होंगे वहीं बाकी के लोग भी बसेंगे जाके। इसके अलावा टेक्नोलॉजिकली कैपेबिलिटी, मुझे याद है अफ्रीका की एक कंट्री है जिसका नाम है एरिटेरिया, जो यहां पड़ती है, थोड़ा सा और ऊपर पड़ती है एरिटेरिया। आपको पता है वो इतने बैकवर्ड हैं, इंटरनेट तो छोड़ो, वहां पे एटीएम मशीन तक नहीं है, जिसके कारण एरिटेरिया का बच्चा जैसे ही बड़ा होता है वो देश छोड़ के भाग जाता है। इतने बैकवर्ड कंट्री में कौन रहेगा, इंटरनेट के जमाने में एटीएम नहीं है इनके देश में। इसके कारण टेक्नोलॉजिकली कैपेबिलिटी के कारण एरिटेरिया दुनिया की सबसे ज्यादा स्पीड में खाली होती हुई कंट्री है। और लास्ट आ जाता है कल्चर एंड ट्रेडिशन। आज भारत एक ऐसा देश है जिसका कल्चर और ट्रेडिशन बहुत रिच है। ना केवल आज हम भारतीय, दुनिया के लोग आके आज भारत में रहना चाहते हैं। हाँ, हमारे देश में भी कुछ कमियां हैं, लेकिन समय के साथ वो कमियां भी हमारी दूर हो जाएंगी दोस्तों। तो अगर कल्चर और ट्रेडिशन भी अच्छा होता है तो उस देश में ज्यादा से ज्यादा लोग, उस देश में ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन रहेगी और उसका लैंड सबसे ज्यादा इस्तेमाल होगा। यहां तक समझ में आ गया। अब जो हमें अगली चीज पढ़नी है वो है इंडिया के बारे में। अगर आप इंडिया की बात करें तो इंडिया का टोटल एरिया जो है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। इंडिया दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी कंट्री है, अगेन थाला फॉर अ रीजन। हम दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी कंट्री है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है। तो इंडिया दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी कंट्री है, और जो मैं अभी आपके साथ डेटा शेयर करने जा रहा हूं आगे, वो इंडिया का 93% इलाके का डेटा है। अब तुम बुरा मान जाओ फूफा जी की तरह, 93% को, 100% को नहीं है यहां पे। इसके 2-3 रीजन है। पहला रीजन, जो ये आप भारत का नक्शा देख रहे हो, इसमें ये वाला जो इलाका आप देख रहे हो, ये पाकिस्तान ने 1947 में कब्जे में ले लिया था, जिसे हम लोग POK कहते हैं। तो 1947 में ये वाला इलाका हमारे देश से चला गया था, POK, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर।
ये वाला जो इलाका आप देख रहे हैं ये 1962 में चाइना ने हमसे कब्जे में ले लिया था। इसको हम अक्साई चिन कहते हैं, अक्साई चिन कहते हैं। ये चाइना ने हमसे 1962 की जंग में ले लिया था। तो एक तो ये हमारे पास आज नहीं है और एक ये हमारे पास आज नहीं है, जिसके कारण ये नंबर 93% है। हमारे पास वो जमीन ही नहीं है, तो हमारे पास उसका डेटा ही नहीं, हमें पता ही नहीं वहां पे क्या है, जंगल है, वहां की जमीन फर्टाइल है कि वहां की बैरन जमीन है, क्या है, हमें कुछ नहीं पता है। तो सर जब ये हमारे पास है ही नहीं, तो फिर हम इसको इंडिया के मैप पे क्यों बनाते हैं? इसका सिंपल सा रीजन है कि ये इलीगली ऑक्यूपाइड एरिया है जो पाकिस्तान और चाइना ने हमसे ले रखी है। आज नहीं तो कल उनको ये जमीन हमें वापस देनी पड़ेगी, क्योंकि ये भारत का हिस्सा है। ठीक है, तो हम इसको भूलेंगे नहीं, ये भारत का अभिन्न अंग है दोस्तों। साथ ही साथ नॉर्थ ईस्ट के ऐसे बहुत सारे स्टेट्स हैं जहां पे भारत सरकार भी सर्वे करने नहीं जाती है। क्यों? क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन रहते हैं और हम उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। वो अलग से रहते हैं, उनके पास ना कोई जाना अलाउड होता है, ना वो बाहर आते हैं। तो ये 3 जगह का डेटा हमारे पास नहीं होने के कारण हमारा जो डेटा है वो 7% दोस्तों कम है, 93% डेटा है। ठीक है, हम मैनेज कर लेंगे। 93% का बताओ क्या बताना चाहते हो? तो आपकी एनसीईआरटी के अंदर एक इस तरीके का पाई चार्ट दे रखा है। इस पाई चार्ट में ये जो पाई चार्ट है 1960-61 का है और दूसरा जो पाई चार्ट है वो 2014-15 का है। अभी जो लेटेस्ट एनसीईआरटी है उसके अंदर और भी आगे का दे रखा है, लेकिन नंबर्स मोर और लेस सेम है, तो मैंने इसलिए इसको चेंज नहीं किया है, एकदम सेम है। अब आपको इन दोनों पाई चार्ट में क्या पढ़ना है, आइए मैं समझाता हूं। 1960 में हमारे देश में 18% फॉरेस्ट थे, सिर्फ 18% फॉरेस्ट। आज 2014 की बात करें तो ये परसेंटेज बढ़ के 24% के आसपास आ गया। तो हम 18 से 24% आ गए, अच्छी बात है। हम लोग डिफॉरेस्टेशन की जगह हम लोग एफॉरेस्टेशन कर रहे हैं। इसमें ना केवल सरकार इनिशिएटिव लेती है, साथ ही साथ आप और मेरे जैसे अवेयर लोग, पढ़े लिखे लोग भी यहां पे काम कर रहे हैं। इसलिए हमारा फॉरेस्ट कवर 18% से बढ़ के 24% के आसपास हो गया है। सर ये तो बहुत बढ़िया है, लो दो ताली। अरे रुक जाओ, क्योंकि अभी भी ये कम है। क्योंकि नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी आई थी 1952 में, वो ये कहती थी कि कम से कम 33% होना चाहिए। तो माना तुम बढ़ के 18 से बढ़ के 23 पे आ गए हो, लेकिन ये होना चाहिए था 33%। 1952 में नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी में लिखा हुआ था। तो स्टिल वी आर वेरी मच बिहाइंड आवर टारगेट। ठीक है सर, कर देंगे, हम होंगे कामयाब। दूसरी बात क्या है, जो बैरन लैंड है यानी बंजर जमीन है, 1960 के दशक में ये 12% थी। देश की 12% जमीन बंजर थी, कुछ नहीं उग सकता था। लेकिन 2014-15 का डेटा ये कहता है कि अभी रिड्यूस होकर 5% हो गई है, लेकिन यानी कि हमने बंजर जमीन को रिकवर कर लिया है। साइंस में डेवलपमेंट होने के कारण, फर्टिलाइजर्स के कारण अब हमने बंजर जमीन को भी रिकवर करके उस पर खेती करना शुरू कर दिया है, अगेन विच इज अ गुड साइन। इसके अलावा अगर आप देखिए एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चरल यूज 1960 के दशक में 5% के आसपास था। अब यह नंबर बढ़ के 8.7% हो गया है। ऑब्वियस सी बात है, 1960 में कम रोड थी, कम स्कूल थे, कम कॉलेज थे, कम फैक्ट्री थी, कम घर थे, सब खेती कर रहे थे। तो अब वो नंबर बढ़ गया है, 8.7 हो गया है, क्योंकि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, एग्रीकल्चर जमीन कम होगी। तो ये 3-4 चीजें आपको पता होनी चाहिए थी इन दोनों को कंपेयर करते वक्त। क्लियर हो गया? नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के बारे में मैं आपको बता चुका हूं, 1952 में आई थी और इसमें कहा गया था कि नेशनल फॉरेस्ट कवर जो है, यानी देश में जंगल जो है, 33% देश का जो एरिया है वो जंगल होना चाहिए था। डन हो गई बात। चलिए सर आगे बढ़ जाते हैं। अब हम लोग जा रहे हैं लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स की तरफ। सर इसका क्या मतलब है? अब यह देखा गया है कि जमीन की क्वालिटी, जमीन की जो हमारी क्वालिटी है वो लगातार डिक्लाइन होती जा रही है, जिसके कारण जमीन की प्रोडक्टिविटी कम होती जा रही है। सर ये क्या कह रहे हो आप, जमीन की क्वालिटी कम हो रही है? बिल्कुल, इसी को तो लैंड डिग्रेडेशन कहा गया है। अब सर लैंड डिग्रेडेशन क्यों हो रहा है, आइए इसको समझते हैं। सबसे पहला रीजन है ओवर डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है? जब आप जंगल काट देते हो तो उसे डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। सर डिफॉरेस्टेशन करने से मिट्टी की क्वालिटी कैसे कम हो रही है, लैंड कैसे डिग्रेड हो रही है? आओ ये समझाता हूं।
तो जो एक पेड़ होता है दोस्तों, एक जो पेड़ होता है उस पेड़ की जड़ें होती हैं और ये जड़ें क्या करती हैं, मिट्टी को पकड़ के रखती हैं। तो जब बारिश होती है तो मिट्टी बहती नहीं है, जब हवा चलती है तो मिट्टी उड़ती नहीं है, ये जड़ें मिट्टी को पकड़ के रखती हैं। तो इसके कारण ये जब आप पेड़ ही हटा देते हो तो जड़ें चली जाती हैं और जड़ें चले जाने के कारण मिट्टी अब पानी से बह भी सकती है और हवा से उड़ भी सकती है। इसीलिए डिफॉरेस्टेशन से लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। सेम है ओवरग्रेजिंग। ये जो बकरियां हैं, ये जो गाय हैं, जिनको जितना खाना है उससे ज्यादा ये खा रही हैं। सर हम तो आपको सज्जन आदमी समझ रहे थे, थोड़ी देर पहले आपने गाय बकरी के लिए जमीन छोड़ी थी, अब आपकी उनके खाने पे नजर है, बड़े दुष्ट हो सर आप। अरे सुन तो लो, घास भी मिट्टी को पकड़ के रखती है। ऐसे में अगर मवेशी कैटल उस घास को खा जाते हैं तो उसकी जड़ें चली जाती हैं, अब पानी से मिट्टी बह सकती है, हवा से मिट्टी उड़ सकती है। इसीलिए ओवर ग्रेजिंग से भी लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। और लास्ट है माइनिंग। धरती के अंदर, मिट्टी के अंदर कई सारे मिनरल्स होते हैं। इन मिनरल्स को निकालने के लिए हम लोग मिट्टी को खोद रहे हैं और इससे भी लैंड डिग्रेड हो रही है ओवर माइनिंग के कारण। यहां तक आपको समझ में आ गई? इनफैक्ट ये जो मैं आपके सामने बता रहा हूं, इससे आपकी बोर्ड एग्जाम में एक एमसीक्यू आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ये क्या बताया जा रहा है? अगर आप बात करें इंडिया की, तो इंडिया के 4 स्टेट ऐसे हैं, जैसे कि बीचों बीच में आप देख सकते हो मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश, उसके बाद आता है छत्तीसगढ़, उसके बाद आता है झारखंड और उसके बाद आता है ओडिशा। तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा ये वो स्टेट हैं जिसकी मिट्टी के नीचे कई सारे मिनरल्स मौजूद हैं। और इन मिनरल्स को निकालने के लिए हम अंधाधुंध माइनिंग कर रहे हैं, मिट्टी को खोदे जा रहे हैं। तो ओवर माइनिंग के कारण, डिफॉरेस्टेशन के कारण यहां की मिट्टी खराब होती जा रही है। फिर आ जाइए इधर, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान, ये वो स्टेट्स हैं, मैं कोई और कलर के पेन से आप लोगों को बता देता हूं। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान ये वो स्टेट है जहां के कैटल ओवर ग्रेजिंग कर रहे हैं। तो इन स्टेट्स में ओवर ग्रेजिंग के कारण लैंड डिग्रेड हो रही है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप चले जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इन स्टेट्स में चले जाते हो, तो यहां पे ओवर इरिगेशन यानी कि किसानों का बहुत सारा पानी देने के कारण यहां की मिट्टी खराब हो रही है। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा कि ओवर इरिगेशन के कारण मिट्टी कहां खराब हो रही है? तो ओवर इरिगेशन के कारण पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। क्योंकि ग्रीन रिवॉल्यूशन जब आया था तो इधर के ये जो स्टेट के लोग हैं, पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, इनको सरकार ने खूब सारे ट्यूबवेल बना के दिए। इन्होंने उस ट्यूबवेल से निकाल के पानी इस्तेमाल करना शुरू किया, लेकिन ये कई ज्यादा पानी निकालने लगे, जरूरत से ज्यादा पानी निकालने लगे, जिसके कारण यहां की मिट्टी खराब होने लगी। अब आप बोलोगे सर पानी डालने से मिट्टी कैसे खराब हो जाती है? आओ मैं तुमको बताता हूं। मान लेते हैं कि ये मेरे पास जमीन है, ठीक है, और इस जमीन के अंदर मेरे पास यहां पर आपको मिनरल्स देखने को मिलेंगे। ये देखो, ये मिनरल्स देख रहे हो आप, क्या ये मिनरल्स है? मिट्टी के अंदर मिनरल्स हैं। एक मिट्टी के पास जितने ज्यादा मिनरल्स होंगे वो मिट्टी उतनी ज्यादा फर्टाइल होगी, वो मिट्टी उतनी ज्यादा अच्छी होगी। अब होता क्या है कि यहां पर आया एक किसान, और ग्रीन रिवॉल्यूशन में सरकार ने इसको ट्यूबवेल बना के दे दिया था। तो उस ट्यूबवेल से इसने क्या करा, कई सारा पानी निकाला और उस पानी से पाइप की मदद से अपने खेत में पानी डालना शुरू किया। लेकिन जितना पानी इसको डालना चाहिए था, ये उससे ज्यादा पानी डालने लगेगा, तो जिसके कारण क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा। तो जब ये जरूरत से ज्यादा पानी डालने लगेगा तो ये सारे जो मिनरल्स हैं ये पानी के साथ नीचे चले जाएंगे। ये सारे के सारे मिनरल्स पानी के साथ नीचे चले जाएंगे, ऊपर का जो लेयर है उसके मिनरल्स खत्म हो जाएंगे, क्योंकि सारे मिनरल्स बह के नीचे चले गए। शास्त्रों में इसी को लीचिंग कहा गया है। तो जब आप पानी डालते हो मिट्टी पे और उस पानी से मिनरल्स बह के नीचे चले जाते हैं तो उसी को लीचिंग कहते हैं। और यहां पे पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में ओवर इरिगेशन करने के कारण, लीचिंग के कारण यहां की मिट्टी खराब हो गई है, ऊपर की पूरी फर्टिलिटी खत्म हो गई है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक की तरफ हम आ गए। लास्ट टॉपिक का मेरा कहने का मतलब है लास्ट सेक्शन की तरफ आ गए।
अब हमें सॉइल के बारे में पढ़ना है। सॉइल कैसे बनती है, कितने टाइप की सॉइल इंडिया में पाई जाती है, कहां कहां पाई जाती है, सॉइल कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं, सॉइल इरोजन क्या होता है, बस ये पढ़ेंगे और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं, सॉइल क्या होती है। धरती का वो एरिया जहां पे आप कोई भी प्लांट को ग्रो करते हो उसे सॉइल कहते हैं। धरती का वो एरिया जिसपे तुम कोई भी प्लांट को ग्रो कर सकते हो, एग्रीकल्चर कर सकते हो, उसे सॉइल कहते हैं। क्या आपको पता है 1 सेंटीमीटर सॉइल को बनने के लिए 1000 साल लगते हैं। 1 सेंटीमीटर, तुम्हारे पास जो स्केल होती है प्लास्टिक की 15 सेंटीमीटर की होती है। 1 सेंटीमीटर सॉइल को बनने के लिए 1000 साल लगता है। और हम इस मिट्टी के ऊपर धड़ल्ले से रोड बना रहे हैं, घर बना रहे हैं, स्कूल बना रहे हैं, कॉलेज बना रहे हैं। तो ये जो मिट्टी जिसको बनने में 1000 साल लगा है, ये मिट्टी को हम दबाते जा रहे हैं, एक दिन हमारे पास इस मिट्टी की कमी हो जाएगी। अब आप बोलोगे कि सर 1000 साल लगता है 1 सेंटीमीटर की मिट्टी को बनने के लिए। हाँ, तो मिट्टी कैसे बनती है? कौन अपने किचन में पानी डाल रहा है, मैगी डाल रहा है, मैगी मसाला डाल रहा है और इस तरीके से मिट्टी बना रहा है? तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि मिट्टी बनती कैसे है। उसके लिए ये सारी चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। सबसे पहले आ जाता है रिलीफ। रिलीफ का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों स्लोप। रिलीफ का मतलब होता है स्लोप। स्लोप पे डिटरमाइन करता है कि मिट्टी कैसी बनेगी। सिंपल सी बात है, अगर मान लीजिए कि मैं एक इस तरीके के स्लोप पे हूं। अब इस स्लोप से क्या होता है, इस स्लोप से नदी आ रही है, इस पहाड़ से नदी आ रही है और नीचे आके नदी इस तरीके से सेटल डाउन हो जाती है। तो होता क्या है कि जब नदी आती है और जब वो स्लोप पे होती है तो पानी का बहाव इतना तेज होता है कि वो सब कुछ अपने साथ बहा के ले जाती है। लेकिन जैसे जैसे स्लोप कम होती जाती है, पानी का बहाव स्लो होता जाता है। और जब पानी का फ्लो स्लो होता जाता है तो सबसे सिंपल सी बात क्या है, जब पानी स्लो होगा तो जब पानी अपने साथ पहाड़ से पत्थर मिट्टी बहा के ला रहा था, तो जब पानी का फ्लो स्लो होगा तो सबसे पहले बड़े बड़े पत्थर जमा होंगे। सबसे पहले बड़े बड़े पत्थर जमा होंगे। ये बड़े बड़े पत्थर पानी के साथ क्यों बह रहे थे? क्योंकि पानी का फ्लो बहुत तेज था। जैसे पानी का फ्लो कम होगा, पत्थरों के वजन के कारण पत्थर यहीं जमा हो जाएंगे। लेकिन अभी भी पत्थर, छोटे छोटे कंकड़ पत्थर या मिट्टी जो अभी भी छोटे छोटे हैं, वो पानी के साथ बहते जाते हैं। और जब मिट्टी आके एकदम, जब नदी आके एकदम फ्लैट हो जाती है तो वो छोटे छोटे कंकड़ मिट्टी पत्थर जो हैं वो सबसे नीचे आके जमा होते हैं। तो सॉइल कैसी बनेगी वो डिपेंड करता है कि स्लोप कैसी है। अगर स्लोप बहुत ही ज्यादा स्टीप है तो वहां की सॉइल में बड़े बड़े पत्थर होंगे। लेकिन अगर स्लोप जेंटल हो गई है, फ्लैट हो गई है, तो वहां पे आपको हल्के हल्के पत्थर पत्थर छोटे छोटे कंकड़ मिलेंगे। सेकंड नंबर पे आता है पेरेंट और बेडरॉक। पेरेंट और बेडरॉक क्या कहता है? सिंपल सी बात है कि अगर आपके पास ग्रेनाइट जैसा पत्थर है, ग्रेनाइट जैसा पत्थर है, तो वो पत्थर के ऊपर जब बारिश का पानी आएगा तो पत्थर घसेगा, या जब हवा चलेगी तो पत्थर हवा से घसेगा, या जब आप उसके ऊपर चलोगे तो वो पत्थर घसेगा। तो जब ग्रेनाइट का पत्थर घसेगा तो इससे सैंडी सॉइल बनती है। भाई अलग अलग पत्थर के घसने से, चूरे होने से, पार्टिकल्स बनने से अलग अलग तरीके की सॉइल बनती है। जैसे ग्रेनाइट के पत्थर होगा तो उससे सैंडी सॉइल बनेगी। तो जैसा पेरेंट रॉक होगा वैसी सॉइल बनेगी। इसके बाद आ जाता है क्लाइमेट। उस इलाके का क्लाइमेट कैसा है? मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था कि मान लेते हैं कोई ऐसा इलाका है जहां पे बहुत ज्यादा बारिश होती है। तो जहां पे बहुत ज्यादा मानसून होता है, जहां बहुत ज्यादा बारिश होती है, एक वो वाला इलाका है। फिर क्या होगा? तो जब बारिश बहुत होगी तो बारिश क्या करेगी? बारिश के पानी से, जब बारिश का पानी नीचे आएगा तो मिट्टी के जितने भी मिनरल्स हैं वो सारे की सारे मिनरल्स नीचे चले जाएंगे, यानी लीचिंग हो जाएगी। तो अगर क्लाइमेट में बारिश ज्यादा होगी तो जो ऊपर की मिट्टी है उसकी फर्टिलिटी कम होगी, क्योंकि सारे के सारे मिनरल्स पानी के साथ नीचे चले जाएंगे। इसके बाद आता है वेजिटेशन। सॉइल को बनाने के लिए वेजिटेशन बहुत काम आता है। फॉर एग्जाम्पल सिंपल सी बात है कि जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, जो छोटे मोटी इल्लियां होती हैं, कीड़े होते हैं, ये मिट्टी के नीचे जाते हैं, उसमें छेद करते हैं।
तो इससे क्या होता है, ऑक्सीजन भी नीचे तक जा पाता है, पेड़ों की जड़ों तक जा पाता है, जिसके कारण पेड़ एरोबिक रेस्पिरेशन कर पाते हैं। इसके अलावा बताया गया है फॉर्म्स ऑफ लाइफ। भाई अगर मिट्टी के अंदर, ध्यान से सुनिएगा, पेड़ पौधे जब मर जाते हैं, गल जाते हैं, सड़ जाते हैं, जब जानवर मर जाते हैं, गल जाते हैं, सड़ जाते हैं, तो ये मिट्टी के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। क्योंकि प्लांट, ट्रीज, एनिमल्स ये जब डिकम्पोज हो जाते हैं तो मिट्टी में एक डार्क कलर का ये मटेरियल बनाते हैं जिसे ह्यूमस कहा जाता है। और एक मिट्टी के पास जितना ज्यादा ह्यूमस होगा वो मिट्टी उतनी ही ज्यादा फर्टाइल होगी। तो ह्यूमस कैसे बनता है मैं आपको फिर से बता देता हूं। जैसे मेरे घर में क्या है, मेरी मम्मी ने बालकनी में थोड़ी सी गार्डनिंग कर रखी है। तो वो क्या करती हैं कि घर में जैसे भगवान को फूल चढ़ाए, 2 दिन बाद वो फूल उठाती हैं, तो उस फूल को फेंकने की जगह उन्होंने एक छोटा सा गमला रख रखा है, वो उसमें वो सूखे फूल डाल देती हैं। उन्होंने वेजिटेबल्स बनाए, उसके जो छिलके थे उसको फेंकने की जगह वो उसमें डाल देती हैं। ऐसे करके वो सारी चीजों को, उसमें वो थोड़ा थोड़ा पानी भी डालती जाती है, तो वो डिकम्पोज हो जाता है, वो सड़ जाता है और धीमे से वो डार्क ब्राउन कलर की चीज में कन्वर्ट हो जाता है। अब वो जो डार्क ब्राउन कलर की चीज है वो इतनी ज्यादा बेनिफिशियल होती है पौधों के लिए, अब वो उठा के थोड़ा थोड़ा सारे गमलों में डाल देती हैं, क्योंकि उसी को ह्यूमस कहा जाता है। वो पेड़ पौधों के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके बाद आ जाता है चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर क्या होता है भाई? सिंपल सी बात है, जब कोई चीज ठंडी होती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट होती है, जब वो चीज गर्म होती है तो वो एक्सपेंड होती है। ठंडी होती है तो कॉन्ट्रैक्ट होती है, गर्म होती है तो एक्सपेंड होती है। एक बड़ा सा पत्थर है जिसे हम भोपाल में अलंगा कहते हैं, एक बड़ा सा पत्थर है। अब जब ठंड पड़ेगी रात में तो वो थोड़ा सा सिकुड़ेगा, जब दिन में गर्मी पड़ेगी तो वो एक्सपेंड होगा, फिर रात में ठंड पड़ेगी सिकुड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, गर्मी पड़ेगी, सुबह गर्मी पड़ेगी, एक्सपेंड होगा। तो ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंड, ठंडी गर्मी के कारण उसमें दरारें आ जाएंगी। और एक बड़ा पत्थर छोटे पत्थर में, और फिर वो छोटा पत्थर और छोटे पत्थरों में, और फिर वो छोटे पत्थर सॉइल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो क्लाइमेट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि भाई मिट्टी बनाने के लिए बारिश, पानी, हवा, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। क्योंकि पत्थर के ऊपर जब बारिश का पानी पड़ेगा तो वो घसेंगे और वो छोटे छोटे कंकड़ में कन्वर्ट होंगे। जब हवा चलेगी तो पत्थर घसेगा, वो मिट्टी में कन्वर्ट होगा। तो पत्थर ही चूरा चूरा होके, छोटे छोटे होके मिट्टी बनाते हैं दोस्तों। यहां तक समझ में आ गया? इसके बाद आ जाते हैं सॉइल कंसिस्ट ऑफ बोथ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल। यानी मैंने आपको बताया कि सॉइल के पास तो एक ऑर्गेनिक मटेरियल तो होता ही, जिसे ह्यूमस कहते हैं। जैसे कि जो वंस अपॉन अ टाइम जो लिविंग प्लांट, ट्रीज, एनिमल्स थे, जब वो मर जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं, तो वो तो सॉइल में होते ही हैं। साथ ही साथ इनऑर्गेनिक मटेरियल जैसे कि पत्थर, कंकड़, मिट्टी, धूल, ये सब भी सॉइल के अंदर होते हैं। यहां तक समझ में आ गया आप लोग को? अब आपको एग्जाम में एक इस तरीके का डायग्राम आ जाता है जिसमें वो आपसे बोलता है कि सॉइल की लेयर्स बताइए। तो सॉइल में टोटल दोस्तों 4 लेयर होती है। सबसे ऊपर होती है ए, उसके नीचे आती है बी, उसके नीचे आती है सी, और उसके नीचे आती है डी, नहीं आर। ए, बी, सी और आर। तो आइए एक एक करके इनको समझते हैं। सबसे पहले हम ए होराइजन यानी कि टॉप सॉइल की बात कर रहे हैं। ए होराइजन, टॉप सॉइल, वो इलाका है जहां पे प्लांट सबसे बेस्ट ग्रो करते हैं। यहां पे कोई भी चीज आप सबसे इजीली उगा सकते हो। ये वो इलाका है जिसमें आपको ह्यूमस भी देखने को मिलेगा और मिनरल्स भी देखने को मिलेंगे। लेकिन एक बात बता दूं, उसके पास उतने मिनरल्स नहीं होते जितना उसके नीचे वाले के पास होते हैं, वो थोड़ी देर से बताऊंगा मैं आपको। तो एक तो इसके पास ह्यूमस होता है। अगेन ह्यूमस की डेफिनेशन आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। ह्यूमस क्या है? एक डार्क ब्राउन कलर का सब्सटेंस है। जब प्लांट, ट्रीज, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिकम्पोज हो जाते हैं तो वो ह्यूमस बनाते हैं। ह्यूमस एक सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज कर देता है। तो ये वो इलाका है जहां पे आप कोई भी चीज बहुत अच्छे से उगा सकते हो। ये वो इलाका है जहां पे आपको ह्यूमस और मिनरल्स मिलेंगे। ये वो इलाका है जहां पे आपको वॉर्म्स, बग्स और रूट्स वगैरह भी देखने को मिलेंगी। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया? फिर ए होराइजन के बाद आता है बी होराइजन, जिसको हम लोग सब सॉइल भी कहते हैं। अब इसमें और ए होराइजन में क्या डिफरेंस है? सबसे पहला डिफरेंस यह है कि इसके पास जो मिनरल्स होते हैं वो कम होते हैं और इसके पास मिनरल्स ज्यादा होते हैं। सर ऐसा कैसे? जब बारिश का पानी ऊपर पड़ेगा, मैं अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था आपको
कि जब बारिश का पानी इस पे पड़ेगा तो बारिश के पानी के साथ मिनरल्स भी नीचे आ जाते हैं, जिसके कारण ए होराइजन में मिनरल्स कम होते हैं, लेकिन जब वो मिनरल्स नीचे आते हैं तो वो बी होराइजन में आते हैं, इसलिए बी होराइजन में मिनरल्स ज्यादा होते हैं। लेकिन किंतु परंतु अगर ह्यूमस की बात करी जाए तो ह्यूमस ए होराइजन में ज्यादा होता है, बी होराइजन में ह्यूमस कम होता है। तो यही दो बातें बताई गई है। पहली बात यहां पे ये बताई गई है कि ऊपर से मिनरल्स नीचे आने के कारण इसके पास ज्यादा मिनरल्स होते हैं। दूसरी बात, इसके पास ह्यूमस तो होता है लेकिन ऊपर वाले से कम होता है। और तीसरी बात कि बड़े बड़े पेड़ों की रूट्स ही सिर्फ यहां तक आ पाती हैं। आप देख सकते हो सिर्फ बड़े पेड़ों की रूट्स आ पा रही हैं। इसके बाद आता है सी होराइजन, जिसे हम लोग सी होराइजन की बात करें तो देखिए सी होराइजन और डी होराइजन दोनों बता देता हूं। डी होराइजन बड़े बड़े पत्थरों से बना होता है, ठीक है। फिर जब ये बड़े बड़े पत्थर थोड़ा सा थोड़े थोड़े छोटे में टूटते हैं तो सी होराइजन बनता है। तो बी होराइजन में बड़े बड़े पत्थर होते हैं, पेरेंट रॉक, लेकिन जब वो बड़े बड़े पत्थर पेरेंट रॉक थोड़ा थोड़ा सा भी टूटते हैं तब जाके सी होराइजन बनता है। ना सी होराइजन में ना आर होराइजन में, इन दोनों के अंदर ना तीसरी लेयर में ना चौथी लेयर में, दोनों के पास तक कोई रूट्स नहीं जाती है। इनमें आप कुछ भी ज्यादा नहीं उगा सकते हो, बस यहां पे पत्थर 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 देखने को मिलते हैं। तो ये दोनों चीजें मैंने आप लोगों को बता दी। एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लेगा सबसे ज्यादा पहले तो ये पूछ लेगा सॉइल में कितनी लेयर होती है, तो तुमको बोलना है 4, ए बी सी और आर। दूसरा क्वेश्चन ये पूछ लेगा कि सबसे ज्यादा ह्यूमस किस में होता है, तो बोलना है ए होराइजन। फिर वो बोलेगा सबसे ज्यादा मिनरल्स किसके पास होते हैं, तो बोलेगा बी होराइजन में। फिर वो बोलेगा पेरेंट रॉक्स कहां पाए जाते हैं, तो बोलना सी होराइजन में और आर होराइजन में। तो ये डायग्राम आपको अच्छे से करके जाना है, इनको पढ़ के जाना है, इससे आपको एक एग्जाम में क्वेश्चन मिल सकता है दोस्तों। अब अगर हम सॉइल के बारे में तो हमने पढ़ लिया। इंडिया में पाई जाने वाली सॉइल की बात करें तो इंडिया में ये 6 तरीके की सॉइल पाई जाती है। आइए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला आ जाता है एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, एरिड सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, फॉरेस्ट सॉइल और लेटराइट सॉइल। ये 6 तरीके की सॉइल आपको पढ़नी है। सर क्यों पढ़नी है? इससे आपको 2 तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे। एक तो जैसा कि आपको पता है इस चैप्टर से आपको मैप आएगा एग्जाम में, पता है ना, बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर के मैप आने हैं। उन 5 नंबर में से 3 नंबर के मैप जियोग्राफी से आने हैं और 2 नंबर के मैप हिस्ट्री से आने हैं। तो जो ज्योग्राफी का 3 नंबर का मैप आना है, देयर इज अ हाई चांस कि वो ये वाला मैप आ जाए, जिसमें वो आपसे कह दे कि एलुवियल सॉइल, लेटराइट सॉइल, एरिड सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, फॉरेस्ट सॉइल, ये सारी सॉइल आप प्लॉट करके दिखाओ, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपको इस सॉइल से आ सकता है कि वो आपको हिंट्स देगा, वो आपको अलग अलग हिंट देगा और आपको सॉइल को आइडेंटिफाई करना है कि बताओ वो कौन सी सॉइल है। तो दूसरा क्वेश्चन आपको एग्जाम में ये बनता है, हिंट दे देगा कि भाई एक सॉइल है विच इज सलाइन इन नेचर, बताओ कौन सी सॉइल है। बताओ एक सॉइल है जिसमें लीचिंग बहुत ज्यादा होती है, बताओ कौन सी सॉइल है। बताओ एक सॉइल है जिसमें आयरन बहुत ज्यादा है, बताओ कौन सी सॉइल है। तो ऐसे हिंट देके सॉइल पूछता है वो, इसलिए 6 की 6 सॉइल को डिटेल में पढ़ना हमारे लिए जरूरी है। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम शुरू कर देते हैं फटाफट। सबसे पहले बात कर लेते हैं एलुवियल सॉइल की। क्या कह रहा है? एलुवियल सॉइल जो होती है इसके पास सैंड भी होता है, सिल्ट भी होता है और क्ले भी होता है। अब तुम बोलोगे जे का है, दिमाग खराब कर दिया, सैंड सिल्ट क्ले, ये क्या एसएससी। देखो जो सैंड होते हैं, सैंड के पार्टिकल्स जो होते हैं वो थोड़े बड़े होते हैं। सिल्ट वो मिट्टी होती है जिसके पार्टिकल सैंड से छोटे होते हैं और क्ले वो होते हैं जिनके पार्टिकल सबसे छोटे होते हैं। यानी जब मिट्टी का पार्टिकल सबसे ज्यादा बड़ा होता है तो वो सैंड कहलाता है, उससे छोटा होता है तो वो सिल्ट कहलाता है और सबसे छोटा पार्टिकल क्ले का होता है। और आपको एलुवियल सॉइल के अंदर ये तीनों देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ एलुवियल सॉइल के अंदर आपको पोटाश, फास्फोरिक एसिड और लाइम, ये 3 चीजें भी आपको देखने को मिलेंगी। क्लियर हो गया? एलुवियल सॉइल की बात करें तो ये कह रहा है द पार्टिकल्स ऑफ दिस सॉइल आर बिगर टुवर्ड्स द रिवर वैली एंड कोर्स टुवर्ड्स द अपर रीचेस ऑफ द वैली। इसको मैं भी थोड़ी देर बाद डिटेल में बताऊंगा। इस सॉइल के अंदर आप क्या क्या उगा सकते हो? पैडी यानी कि चावल उगा सकते हो, वीट यानी कि गेहूं उगा सकते हो, शुगर केन यानी कि गन्ना उगा सकते हो। इसके अलावा और भी आप सीरियल और पल्सेस उगा सकते हो। अगर आप एलुवियल सॉइल की बात करो तो वहां वो इलाके जहां बहुत गर्मी होती है, फॉर एग्जाम्पल गुजरात का ये वाला इलाका और राजस्थान का ये वाला इलाका, यहां पे भी एलुवियल सॉइल होती है। लेकिन ये जो एलुवियल सॉइल होती है इट इज एल्कलाइन इन नेचर,
सर कहीं तो सुनील भैया ने बताया था एल्कलाइन का मतलब, आप लोगों ने एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर पढ़ा है, उसमें आपने पढ़ा है वाटर सॉल्युबल जो बेस होते हैं उनको एल्कलाइन कहते हैं। तो इस इलाके की जो एलुवियल सॉइल है वो थोड़ी सी बेसिक है नेचर में, एसिडिक नहीं, बेसिक है नेचर में। तो यहां पर अगर आप एलुवियल सॉइल में, वैसे तो एलुवियल सॉइल में सब उग जाता है, लेकिन यहां की एलुवियल सॉइल में कुछ भी उगाने से पहले आपको इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, तभी आप इसमें कुछ भी उगा सकते हो। इसके अलावा क्या बताया गया है, एलुवियल सॉइल आपको कहां देखने को मिलेगी, जहां से भारत की नदियां निकलती है, नॉर्दर्न प्लेन्स, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्रा, तो ये वाला जो इलाका है यहां पे एक तो आपको एलुवियल सॉइल देखने को मिलेगी, नॉर्दर्न प्लेन वाला इलाका, थोड़ा सा आसाम वाला इलाका, फिर इंडिया का ईस्टर्न कोस्ट वाला इलाका और थोड़ा सा राजस्थान और गुजरात वाला इलाका, तो यहां पर आपको देखने को मिलेगी। एलुवियल सॉइल से एक क्वेश्चन ये आता है कि देखो एलुवियल सॉइल दो तरीके की होती है, एक होता है खडार और एक होता है बंगार। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन खडार एंड भंगार। आइए यही चीज को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम खडार और बंगार की बात करें, मैं हमेशा से, सारे टीचर्स ये बात सिखाते हैं, मैं जहां से आता हूं, मैं भोपाल से आता हूं, तो भोपाल में जो कबाड़ी वाले अंकल होते हैं, स्क्रैप डीलर, जिसको आप अपने घर का पुराना सामान देते हो, उसे भंगार वाले भैया भी कहते हैं। तो भंगार का मतलब ही होता है ओल्ड, भंगार का मतलब क्या होता है, ओल्ड। तो इसीलिए जो भंगार सॉइल होती है वो ओल्ड एलुवियल सॉइल होती है, और जो खडार सॉइल होती है वो न्यू एलुवियल सॉइल होती है। पहली बात तो ये समझ में आ गई। अब क्योंकि अगर इसकी बात करें तो ये कह रहा है कि जो खडार होता है वो लोअर रीचेस ऑफ रिवर वैली में होता है और खडार जो होता है वो अपर रीचेस ऑफ रिवर वैली में होता है। इसका क्या मतलब है, आओ इसको समझो। तो मान लेते हैं कि यहां से एक नदी जा रही है, ये एक रिवर वैली है जहां से नदी जा रही है। अब जो ये रिवर वैली है इसके दोनों तरफ जो होगी मेरे प्यारे बच्चों, मिट्टी होगी। क्या होगी, मिट्टी होगी। तो यहां पर भी मिट्टी होगी और ऊपर ऊपर पहाड़ वाला इलाका भी होगा, यहां पे भी मिट्टी होगी, फिर पहाड़ वाला इलाका भी चालू हो जाएगा। तो ये कह रहे हैं कि जो ये वाला इलाका है, ये वाला इलाका, ये और ये नदी के एकदम पास वाला जो इलाका है, वहां पे आपको खडार सॉइल देखने को मिलेगी। और जो नदी से थोड़ा सा दूर वाला इलाका है, नदी से थोड़ा सा दूर वाला इलाका है, दूर वाला इलाका कौन सा है, यानी कि ये वाला इलाका और ये वाला जो इलाका है, यहां पे आपको भंगार सॉइल देखने को मिलेगी। तो एलुवियल सॉइल दो तरीके की होती है, एक होता है खडार और एक होता है भंगार। खडार नदी के पास में पाई जाती है, भंगार नदी के दूर पाई जाती है, अपर रीचेस में पाई जाती है। ये वाला पॉइंट भी हो गया। अब क्योंकि खडार नदी के पास पाई जाती है तो वहां पे आप लोग नेचुरली इरिगेशन कर सकते हो, क्योंकि नदी के पास हो, पानी नेचुरली मिल जाएगा, तो यहां नेचुरल इरिगेशन हो जाता है। भंगार की बात करें तो वह नदी से दूर होने के कारण वहां पे आपको आर्टिफिशियल इरिगेशन करने की जरूरत पड़ती है, पानी को आपको पाइप की मदद से ऊपर तक लेकर जाना पड़ता है। भंगार की बात करें क्योंकि ये ओल्ड एलुवियल सॉइल है, ओल इतना अच्छा नहीं होता, इसलिए इसकी बात करें, भंगार की बात करें तो ये लेस फर्टाइल होती है, पुरानी है ना। खडार की बात करें तो ये हाईली फर्टाइल होती है क्योंकि नहीं है ना। तो खडार और भंगार से आपको डिफरेंस पूछा जा सकता है। मैं हमेशा बोलता हूं, आप वन शॉट जब देखते हो तो उससे ना केवल अब आपको पूरा चैप्टर पढ़ाते हैं, साथ ही साथ एक आंसर लिखने की कला भी सिखाते हैं। मैंने पहले तुमको क्या टिप दी थी, आंसर हमेशा पॉइंटर्स में लिखो। आज दूसरी टिप लेते हुए जाओ कि जब भी कोई डिफरेंस आए तो उसको हमेशा कॉलम में बना के आओ। बच्चे क्या लिखते हैं, पहले भंगार लिख देते हैं सारे पॉइंट, फिर खडार लिख देते हैं सारे पॉइंट। इट इज अ बिग नो। हमेशा कॉलम में लिख के आओ और कोशिश करो 3 कॉलम बनाओ, जिसमें एक तो ये दोनों हुआ और तीसरे में फीचर लिखोगे। समझ में आई? तो ये तो हो गई हमारी एलुवियल सॉइल, बहुत डिटेल में पढ़ा दिया मैंने तुमको। अब हम पढ़ते हैं ब्लैक सॉइल के बारे में। ब्लैक सॉइल क्या होती है? देखो, ब्लैक सॉइल ब्लैक क्यों होती है? जब आप किसी चीज को जला देते हो तो वो काली हो जाती है। मतलब आपको भी किसी ने जलाया था, बहुत मारूंगा। तो अगर हम ब्लैक सॉइल की बात करें तो क्या होता है कि धरती के अंदर से अगर हम बात करें, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, बड़ी बात कर रहा हूं। तो धरती में क्या होता है, धरती में कुछ इस तरीके के पहाड़ होते हैं और धरती के अंदर पत्थर जो होते हैं वो मोल्टेन फॉर्म में होते हैं। वो गर्मी के कारण वो एकदम मेल्ट हो रखे होते हैं पत्थर। तो जब धरती के अंदर पत्थर मेल्ट हो रखे होते हैं तो उसको कहा जाता है मैग्मा।
उसको कहा जाता है मैग्मा। कभी कभी ये मैग्मा यानी जो पत्थर मेल्ट हो रखे हैं धरती के अंदर, ये मैग्मा जो कहलाते हैं, कभी कभी ये मैग्मा इन पहाड़ों की मदद से बाहर आ जाते हैं और बाहर आने के बाद इस तरीके से इरप्ट हो जाते हैं और तब इसको कहा जाता है लावा। यानी कि जब पत्थर मेल्ट होता है और जब वो धरती के अंदर होता है देन इट इज कॉल्ड मैग्मा, लेकिन जब वही पत्थर वोल्केनो से बाहर निकल के आ जाता है देन इट इज कॉल्ड लावा। लेकिन जो पत्थर जब बाहर आ जाता है तो बाहर आके तो वो ठंडा हो जाता है, और जब वो बाहर आके ठंडा हो जाता है तो वो एक स्पेशल तरीके का पत्थर बनाता है जिसे कहते हैं इग्नियस रॉक। आपको पता होगा 3 तरीके के पत्थर होते हैं, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक। कभी मौका लगा तो तीनों भी समझा दूंगा, मुझे मालूम है तुम भूल गए हो। तो इग्नियस रॉक कब बनता है? जब मैग्मा बाहर निकलता है लावा के रूप में, और जब लावा ठंडा हो जाता है तो वो एक पत्थर बनाता है, उस पत्थर को इग्नियस रॉक कहते हैं। और वही पत्थर जब चूरे चूरे होते हैं तो वही आगे जाके ब्लैक सॉइल बनाते हैं, क्योंकि जब पत्थर ही टूटता है तो वही ब्लैक सॉइल बनाता है। तो यही बात बताई गई है कि ये जो है ये डेक्कन इलाके में पाए जाते हैं, यानी कि जो भारत का ये वाला इलाका है यहां पाए जाते हैं। और ये लावा फ्लो से बनने वाले, जो पूरा मैंने ज्ञान दिया ना तुमको, लावा फ्लो से बनने वाले पत्थर सॉइल होती है। अब मैं हमेशा एक बच्चों को बात बोलता हूं कि जो ब्लैक कलर की सॉइल होती है वो व्हाइट कलर की कॉटन उगाने के लिए बेस्ट होती है। ब्लैक कलर की सॉइल में व्हाइट कलर की कॉटन उगती है, ब्लैक कलर की सॉइल में व्हाइट कलर की कॉटन उगती है। तो यह बात आपको ध्यान रखनी है। इस सॉइल के अंदर आपको कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, पोटाश और लाइम जैसी चीजें भी आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन इसके पास फॉस्फेरिक कंटेंट कम से कम होता है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था, मिट्टी की हिंट देगा, बताएगा नहीं नाम, और तुमसे पूछेगा नाम बताओ। तो इसकी बेस्ट हिंट ये होती है कि कौन सी सॉइल में कॉटन उगाई जाती है। तो व्हाइट कलर की कॉटन ब्लैक कलर की सॉइल में उगाई जाती है, इसलिए हिंट याद रखिएगा, कॉटन सबसे इंपॉर्टेंट हिंट है। ब्लैक सॉइल आपको भारत में कहां कहां देखने को मिलेगी, मैंने आप लोग को बता दिया। ये जो इलाका है गुजरात का, ये वाला, जैसे ये आप देख सकते हो ये गुजरात है, ये वाला जो इलाका होता है उसे सौराष्ट्र कहते हैं। तो डेक्कन प्लेट्यू के साथ साथ सौराष्ट्र में आपको ये देखने को मिलेगा, थोड़ा सा छत्तीसगढ़ के आसपास भी देखने को मिलेगा। अच्छा, आप लोगों ने कभी कीचड़ देखा है? कीचड़, जब कीचड़ सूख जाता है तो उस पर क्रैक्स आ जाते हैं, सेम बात इसके साथ है। इसमें भी गहरे गहरे क्रैक आ जाते हैं जब समर का सीजन आता है, जब ये सूख जाता है। लेकिन जैसे ही थोड़ी सी बारिश होती है वापस से ये स्टिकी चिपचिपा दलदल जैसा कीचड़ जैसा बन जाता है। तो ब्लैक सॉइल की ये वाली कैटेगरी आपको ऐसे याद रखनी, कीचड़ की तरह। ब्लैक सॉइल के बाद हम जाते हैं रेड एंड येलो सॉइल। पहला क्वेश्चन, रेड एंड येलो सॉइल रेड कलर की होती क्यों है? ये रेड सॉइल रेड कलर की क्यों है? क्योंकि इसके अंदर आपको आयरन के पार्टिकल्स देखने को मिलेंगे, एंड दैट इज व्हाई रेड सॉइल इज रेड इन कलर। लेकिन जो रेड सॉइल है जिसमें आयरन के पार्टिकल्स हैं, जब तुम इसको हाइड्रेट कर देते हो, जोड़ा भी तुम जब इसको गीला कर देते हो, तो मेरे प्यारे बच्चों ये गीला होने के बाद रेड सॉइल येलो सॉइल में कन्वर्ट हो जाती है। यहां पे लिखा हुआ है इट टर्न्स येलो व्हेन इट अकर्स इन हाइड्रेटेड फॉर्म। तो जब रेड सॉइल को आप हाइड्रेट कर देते हो, पानी मिल जाता है उसमें, तो वो येलो में कन्वर्ट हो जाती है। रेड एंड येलो सॉइल आपको इंडिया में कहां कहां देखने को मिलेगी? जैसा कि आप देख सकते हैं इंडिया के ज्यादातर सदर्न स्टेट्स में आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा ओडिशा, छत्तीसगढ़, है ना, इसके अलावा साउथ के स्टेट देख लो आप, यहां पे भी आपको देखने को मिलेगी। तो इसकी हिंट क्या है? रेड सॉइल में आयरन के पार्टिकल्स होते हैं और हाइड्रेटेड फॉर्म में ये रेड से येलो में कन्वर्ट हो जाती है। दिस इज द हिंट फॉर दिस। इसके बाद आता है लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल वहां पाई जाती है जहां पे हैवी रेनफॉल होती है, भयंकर बारिश होती है। तो ठीक है, बारिश वाले इलाके में पाई तो जाती है, लेकिन बारिश ज्यादा होने के कारण, मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बता रहा था कि अगर बारिश मेरे प्यारे बच्चों ज्यादा होगी तो जो आपकी मिट्टी है, उस मिट्टी में जो आपके मिनरल्स जो हैं, अगर रेनफॉल ज्यादा होगी तो वो जो आपके मिनरल्स हैं वो मिनरल्स नीचे आ जाएंगे, यानी कि लीचिंग हो जाएगी। और यही बात बताई गई है कि एल फॉर लेटराइट सॉइल के अंदर एल फॉर लीचिंग होती है। एल फॉर लेटराइट सॉइल के अंदर एल फॉर लीचिंग होती है। ये इसको याद रखने की दोस्तों ट्रिक है। एल फॉर लेटराइट सॉइल के अंदर एल फॉर लीचिंग होती है। लेटराइट सॉइल के अंदर आप डेसिडस, एवरग्रीन, इस तरीके के फॉरेस्ट उगा सकते हो, चीजें उगा सकते हो। ये सॉइल के साथ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि आप इसमें इरोजन बहुत जल्दी होता है। इरोजन क्या होगा इसको मैं भी थोड़ी देर बाद आप लोग को डिटेल में बताने वाला हूं।
ये वाली सॉइल के बारे में एक बात और बताई गई है कि इट इज मोर एसिडिक। ये इसकी दूसरी हिंट है। अभी तक जितनी भी सॉइल बताई और आगे भी जितनी बताऊंगा, कोई भी सॉइल एसिडिक नहीं होती है, लेकिन लैटेराइट सॉइल एसिडिक होती है। इसका पीएच 6 से कम होता है दोस्तों। यहां तक समझ में आ गया। इसके बाद आ जाते हैं लेटराइट सॉइल आपको कहां कहां देखने को मिलेगी। तो ये आपको सदर्न स्टेट्स में देखने को मिलेगी, केरला कर्नाटक के बॉर्डर में। इसके अलावा लेटराइट सॉइल आपको इधर देखने को मिलेगी, आसाम में देखने को मिलेगी, थोड़ा सा मेघालय के पास देखने को मिलेगी जहां बारिश ज्यादा होती है, और थोड़ा सा आपको यहां पे उड़ीसा वेस्ट बंगाल के इलाके में देखने को मिलेगी। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। सेकेंड लास्ट सॉइल आ जाती है एरिड सॉइल। एरिड सॉइल सबसे पहली बात रेड टू ब्राउन इन कलर होती है। सिंपल सी बात है, एरिड सॉइल वहां पाई जाती है जहां गर्मी बहुत होती है। तो गर्मी ज्यादा होने के कारण पानी पूरा इवेपोरेट हो जाता है, नीचे नमक रह जाता है। गर्मी ज्यादा होने के कारण पानी पूरा इवेपोरेट हो जाता है, नीचे नमक रह जाता है, एंड दैट इज व्हाई एरिड सॉइल इज सैलाइन इन नेचर। सॉल्टी होती है, सॉल्टी। सबसे बड़ी हिंट ये है इसकी, इट इज सैलाइन इन नेचर। अगर आप इसकी बात करें, इसके पास ह्यूमस नहीं होता है, मॉइस्चर नहीं होता है, ड्राई क्लाइमेट में पाई जाती है, हाई टेम्परेचर में पाई जाती है, वही सारी बातें जो मैंने आप लोग को बताई। इसमें आपको कंकड़ अंकड़ देखने को मिलेंगे, कैल्शियम कंटेंट इसमें आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। ज्यादा ये सब आप लोग को डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगेन कहां पाई जाती है, जहां गर्मी ज्यादा होती है। गर्मी ज्यादा कहां होती है भारत में, वहां पे आप चले जाओ राजस्थान वाले इलाके, वहां पे आपको एरिड सॉइल देखने को मिलेगी। लास्ट सॉइल जिसके बारे में आपको पढ़ना है वो है फॉरेस्ट सॉइल। ये सॉइल आप लोगों से एग्जाम में सबसे कम पूछी जाती है। अगर हम फॉरेस्ट सॉइल की बात करें तो फॉरेस्ट सॉइल जहां पे हिमालयज हैं, यहां पे आपको पता होगा यहां पे हिमालय जाते हैं। तो इंडिया का जो ये वाला इलाका है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, फिर ये नेपाल है, भारत का हिस्सा नहीं है। फिर यहां पर आ जाते हैं हम लोग, ये है आपका सिक्किम, फिर ये आ जाता है भूटान, भारत का हिस्सा नहीं है। फिर ये आ जाता है अरुणाचल प्रदेश। तो जहां से हिमालय जाते हैं वहां पर आपको फॉरेस्ट सॉइल देखने को मिलेगी। इसके बारे में भी आपको ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर आपकी सॉइल खत्म होती है। अब आते हैं हम लोग सॉइल इरोजन पे। सॉइल इरोजन का मतलब क्या होता है? जब मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है तो उसे सॉइल इरोजन कहते हैं। तो कई बार जब पानी आता है तो पानी मिट्टी को बहा के ले जाता है एक जगह से दूसरी जगह, सॉइल इरोजन। कभी कभी हवा चलती है और हवा मिट्टी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है, दिस इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। मेरी एक आंटी है, उन्होंने क्या करा, नदी जा रही थी, नदी के एकदम साइड में खेत ले लिया। मैंने आंटी ऐसा क्यों किया? बोले तुम पागल हो क्या, खेती में करने के लिए, इरिगेशन करने के लिए पानी चाहिए, नदी से पानी लेंगे और खेती करते रहेंगे। मैं चुप हो गया, पागल बोल दिया मुझे। एक दिन क्या हुआ, नदी में बहुत तेज बाढ़ आ गई, इतनी तेज बाढ़ आ गई कि उनके आधा खेत की मिट्टी बहा के ले गए। मुझसे कहती ये क्या हो गया? मैंने कहा पागल हो क्या, सॉइल इरोजन हुआ। पानी के बहने से मिट्टी एक जगह से बहकर दूसरी जगह चली जाती है तो उसे सॉइल इरोजन कहते हैं। इनकी खेत की मिट्टी यहां से निकल के दूसरे की खेत में जाके डिपॉजिट हो गई। तो जब मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है पानी से या हवा से तो उसे सॉइल इरोजन कहा जाता है। सॉइल इरोजन से बचने के कई तरीके, कई टाइप की पहले सॉइल इरोजन पढ़ लेते हैं हम लोग। पहला आता है गली इरोजन। तो जब नदी जाती है तो नदी इतनी स्पीड में जाती है कि नदी अपने रास्ते को पूरा खाली कर देती है और एक तरीके की नाली, एक तरीके की गली बन जाती है, और इस तरीके का जो इरोजन होता है इसे गली इरोजन कहते हैं। कई बार क्या होता है, मिट्टी की पूरी पूरी ऊपर की लेयर ही उड़ जाती है तो इसको शीट इरोजन कहते हैं। पूरी ऊपर की शीट उड़ गई, एक गली नहीं, पूरी शीट उड़ गई। इसके बाद आता है विंड इरोजन, जो विंड के कारण होने वाला इरोजन होता है उसे विंड इरोजन कहते हैं। और फिर एक होता है डिफेक्टिव फार्मिंग मेथड से होने वाला इरोजन। मैंने आपको बताया ना, एक किसान है, उसके पास ट्यूबवेल लगवा दिया तुमने, ग्रीन रिवॉल्यूशन में वो लगा हुआ है, ऐसे ऐसे करके पानी डाल रहा है। अब वो पानी से उसको नहीं पता है कि मिट्टी बह रही है, उसके खेत से निकल के दूसरे के खेत में जा रही है, सॉइल इरोजन हो रहा है। तो डिफेक्टिव फार्मिंग मेथड के कारण भी सॉइल इरोजन होता है। सर आप तो ये बताओ सॉइल इरोजन से बचना कैसे है? मैं बता देता हूं। तो पहला तरीका है कॉन्टोर प्लफिंग। आपको क्या करना है, नेचुरल कर्व्स जो हैं उस पहाड़ के, उस नेचुरल कर्व्स के अलोंग आपको खेती करनी है। तो इससे क्या होगा, जब आप नेचुरल कर्व्स के अलोंग खेती करोगे तो जब पानी का, बारिश का पानी आएगा भी तो वो एक जगह से दूसरी जगह ही जाएगा। टेरेस कल्टीवेशन में आपको क्या करना है, इसमें आपने क्या करा, दोनों में डिफरेंस समझना। एक पहाड़ के नेचुरल कर्व्स के अलोंग आपने खेती करी। टेरेस कल्टीवेशन में नेचुरल कर्व में नहीं किया, आपने क्या करा, पहाड़ को छोटी छोटी टेरेसेस में काटा, खुद से काटा।
अब जब बारिश होगी तो इसकी मिट्टी बह के नीचे चली जाएगी, इसकी मिट्टी बह के इसमें चली जाएगी, इसकी मिट्टी बह के इसमें चली, इसकी मिट्टी इसमें, इसकी मिट्टी इसमें, लेकिन मिट्टी का नुकसान नहीं होगा। सॉइल इरोजन जरूर होगा, लेकिन एक की मिट्टी दूसरे में, दूसरे की तीसरे में, तीसरे की चौथे में, तो आपका नुकसान नहीं होगा। तो यहां पे आप आर्टिफिशियली पहाड़ को टेरेसेस में काट रहे हो और इसमें उस पहाड़ की स्लोप के अलोंग आप खेती कर रहे हो। और लास्ट सॉइल इरोजन से बचने का तरीका है शेल्टर बेल्ट्स। ये आपका खेत है, आप क्या करिए, अपने खेत के अलोंग इस तरीके से आप पेड़ लगा दीजिए, तो जब हवा चलेगी तो ये पेड़ उस हवा को ब्लॉक कर देंगे, तो हवा के कारण मिट्टी उड़ेगी ही नहीं। लेकिन शेल्टर बेल्ट से माना पानी से होने वाला सॉइल इरोजन आप नहीं रोक पाओगे। समझ गए आप? तो भैया अब हमने जितना भी पढ़ा इसको समझने के लिए आइए कुछ एमसीक्यूज से हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। गेम के नियम कुछ ऐसे होने वाले हैं, मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, आंसर बताऊंगा, आपको वीडियो को पॉज करना है और कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर लिख के सेंड दबाना है। ठीक है? पहला क्वेश्चन, एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चर ईयर प्लस नेट सोन एरिया इज नोन एज। वो इलाका जिसमें तुम एक से ज्यादा बार खेती करते हो और उसमें नेट सोन एरिया जोड़ दो तो वो क्या कहलाता है? पॉज द वीडियो एंड राइट योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। इसको कहा जाता है ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। मैंने आप लोग को बताया था वो जमीन का टुकड़ा जिस पे तुम खेती कर सकते हो दैट इज नेट सोन एरिया, लेकिन उस पे तुम कितनी बार खेती कर सकते हो सबको जब तुम ऐड कर देते हो देन इट इज कॉल्ड ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आइडेंटिफाई द सॉइल विच रेंजेस फ्रॉम रेड टू ब्राउन इन कलर एंड सेलाइन इन नेचर। सेलाइन सॉल्ट है इसके पास। पॉज द वीडियो, राइट योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। मैंने आप लोग को बताया था सेलाइन वहां पे जहां पे गर्मी ज्यादा होती है, पानी इवेपोरेट हो जाता है, नमक नीचे रह जाता है, तो सेलाइन जो है दोस्तों वो एरिड सॉइल होती है, बताया था। तीसरा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। नॉट एन इंपॉर्टेंट फैक्टर। देखो वैसे तो सॉइल चारों चीजों से बनती है, मैं क्वेश्चन जानबूझ करके लेकर आया हूं क्योंकि इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। तो सॉइल बनाने के लिए चारों इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक जो है वो बाकियों के मुकाबले कम इंपॉर्टेंट है। बताइए कौन सा है? बता दिया आंसर कमेंट सेक्शन में। इसका सही जवाब है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वैसे तो चारों चीजों से मिट्टी बनती है, लेकिन ये लेस इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू अदर थ्री। अगला क्वेश्चन आ जाता है, अरेंज द फॉलोइंग इन करेक्ट सीक्वेंस। मैंने आपको बताया ना इस क्वेश्चन से क्रोनोलॉजी वाला क्वेश्चन आ सकता है इस चैप्टर से। 4 इवेंट है, इनको क्रोनोलॉजी में जमाओ। पॉज द वीडियो, नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर लिखो, मैं आपको यहां पे बता देता हूं। ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट जो थी वो 1987 में आई थी। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ इंडिया 1952 में आई थी सबसे पहले। रिसोर्स कंजर्वेशन क्लब ऑफ रोम 1968 में हुआ था और रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट 1992 में हुआ था। अब आप यहां देख सकते हो सबसे पहले 1952 यानी 2 आ रहा है, यहां पे 2 नहीं है पहले, यहां पे 2 नहीं है पहले, यहां पे 2 नहीं है पहले, इसलिए इसका सही जवाब होगा चौथा वाला ऑप्शन। अब बताओ आपने सही आंसर किया है कि नहीं? आगे आ जाते हैं दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन, इंडिया का कौन सा ऐसा स्टेट है जहां पे डिफॉरेस्टेशन जो हो रहा है वो माइनिंग के कारण सबसे ज्यादा हो रहा है? मैंने आपको बताए थे 4 स्टेट बताए थे, बताओ 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 कमेंट सेक्शन में बताओ सही जवाब। इसका सही जवाब है दोस्तों उड़ीसा। इंडिया के 4 स्टेट जहां पे माइनिंग के कारण डिफॉरेस्टेशन हो रहा है उसमें एक है आपका एमपी, दूसरा है आपका छत्तीसगढ़, तीसरा है आपका झारखंड और चौथा है आपका ओडिशा। तो ये 4 स्टेट के नाम याद रखने जिनकी मिट्टी में मिनरल ज्यादा होने के कारण माइनिंग कर करके डिफॉरेस्टेशन कर दिया है। इसके अलावा दोस्तों द पीस ऑफ लैंड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर 1 to 5 एग्रीकल्चर ईयर, ऐसा जमीन का टुकड़ा जिसको 1 साल से ज्यादा और 5 साल से कम वक्त के लिए छोड़ दिया उसे क्या कहते हैं? ट्रिक बताई थी ना, ट्रिक क्या थी? CFOC, करंट फेलो, अदर देन करंट फेलो, कल्चरेबल वेस्टलैंड। 1 साल या उससे भी कम वाला इलाका जो होता है वो करंट फेलो, 1 से ज्यादा 5 से कम वाला अदर देन करंट फेलो, और सी वाला होता है कल्चरेबल वेस्टलैंड यानी 5 साल या उससे ज्यादा वाला। तो यहां पर आप देख सकते हो बैरन लैंड तो बंजर जमीन को कहते हैं, बंजर ही हो गई है वो तो। फॉरेस्ट लैंड भी नहीं जहां जंगल उगता है, ग्रेजिंग लैंड उसे कहते हैं जहां पे मवेशी कैटल्स खाना खाते हैं। तो सही जवाब है फैलो। उसने ये सब भी नहीं पूछा, आपको तो बस फैलो में ही बता देना चाहिए था। तो जितने बच्चों ने फैलो कहा था उनका जवाब सही है दोस्तों। इसके अलावा यहां पे कुछ 4 क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं जो बहुत बहुत
बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन 2015 में आया था, दूसरा 2015 और 19 में आया था, तीसरा 2020 में आया था और चौथा 2023 में आया था। अब दोस्तों यहां पर हम लोग ये वाला वन शॉट खत्म करते हैं, लेकिन इस वन शॉट को खत्म करने से पहले ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन आपको कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर करना है। मैं कोशिश करूंगा जो बच्चा सही जवाब करेगा उसके कमेंट को मैं लाइक कर दूंगा। तो ये वाला क्वेश्चन आपको कमेंट सेक्शन में अटेंड करना है। तो बच्चों आज के लिए केवल इतना ही। कैसा लगा आप लोगों को रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का हमारा पहला वन शॉट? ये सबसे ज्यादा रिक्वेस्टेड लेक्चर था, इसलिए मैंने इससे स्टार्ट किया था दोस्तों। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में यह भी बताइएगा कि आपको नेक्स्ट कौन सा वन शॉट चाहिए, और अगर हो सके अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और एक छोटा सा कमेंट लिख के जाइएगा, जिससे मुझे बहुत ज्यादा खुशी मिलेगी। तो आज के लिए बच्चों केवल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर।